हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग के पहले लेक्चर में। दोस्तों, मैं सीए सार्थक जैन तहे दिल से आप सभी का फास्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो सीए इंस्टीट्यूट ने पहले 200 मार्क के 100 मार्क के 2 पेपर हुआ करते थे, आपके इंटरमीडिएट में उन्हें कंबाइन करके एक पेपर बना दिया है जिसका नाम है एडवांस अकाउंटिंग। इस पर्टिकुलर पेपर में क्या आपका एक ओवरऑल सिलेबस है विथ द टेंटेटिव एग्जाम वेटेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। पेपर का क्या पैटर्न होगा, एमसीक्यूज अब आएंगे, उसके लिए हमें क्या एडिशनल तैयारियां करना पड़ेगी, बैच का हमारा क्या ड्यूरेशन होगा, क्या किताबें हमें मिलने वाली है, क्लास में हम कितने टेस्ट करने वाले हैं, और ये सारी बातें। हमारे गूगल ड्राइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे स्टूडेंट, एंड्रॉयड आईओएस, उन सब का भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास का, बैच का, सब्जेक्ट का लेने से पहले आपकी इस फैकल्टी का। तो दोस्तों, मैं सीए सार्थक जैन 2003 का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, यानी कि दिख रहे हैं थोड़े सफ़ेद। 2003 is when I cleared my chartered accountancy course. I could clear all my exams in the first attempt. 1999 में मेरी 12th में कुछ ऑल इंडिया नेशनल मेरिट आई थी, तो इस कारण से अपने को और अपने से ज़्यादा घर वालों को लगने लगा कि ये सीए के लिए बने। ऐसा नहीं है, माई फादर इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो आई हैड दैट थिंग इन माई माइंड एंड आई स्टार्टेड विथ माई सीए जर्नी इन 1999 एंड 2003 आई कुड क्लियर ऑल दी एग्जाम्स। और सीए फाइनल में मेरी ऑल इंडिया रैंक लगी थी, जिसके बाद से फिर मैंने आईटीसी कंपनी में जॉब करी। आईटीसी आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसके आप कुछ प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते होंगे, कुछ क्लासमेट यूज़ करते होंगे, कुछ गोल्ड फ्लेक यूज़। नहीं सर, हम कॉर्नफ्लेक वाले कहाँ गोल्ड फ्लेक लेंगे। तो आईटीसी में मैंने ऑलमोस्ट 3 इयर्स तक जॉब करी, जो मैं उनके कॉर्पोरेट अकाउंट्स, इंटरनल ऑडिट टाइप के डिपार्टमेंट्स में था, जिसमें क्लासमेट जो आप यूज़ करते हो मैंने उसका भी ऑडिट किया है, गोल्ड फ्लेक, विल्स के भी ऑडिट किए हैं, विल्स लाइफस्टाइल, जॉन प्लेयर्स जो उनकी पहले ब्रांड होती थी, पेपर बोर्ड्स ये लोग बनाते हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस करते हैं, होटल्स अगर कभी आपने सुनी हो, तो ऐसे कई सारे डिविजन्स का आई डिड दी इंटरनल ऑडिट। साथ ही साथ में उनके कॉर्पोरेट अकाउंट्स लेवल पे अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स मैंने डिस्कस किए। कई सारे हमारे जो बॉस थे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने वाली कमिटी में थे, तो उनके साथ बहुत क्लोजली वर्क करके देखा कि रियल लाइफ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनते हैं उसके एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन के पीछे कितना सारा बैकग्राउंड मटेरियल इंस्टीट्यूट बनाता है, जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होता है, बट जो लोग बनाते हैं उनको पता होता है। उनके साथ मैंने बहुत क्लोजली काम किया, तो जो मेरी थोड़ी बहुत समझ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि आपका पूरा पेपर 1 हो चुका है अब, उसकी आई है, उसका काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, उसकी अंडरस्टैंडिंग का काफ़ी कुछ क्रेडिट अगर जाता है तो मेरे बॉस मिस्टर बासु को जाता है। 2006 में देन वी स्टार्टेड विद दिस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस ट्यूटोरियल्स, एक्रोनिम्ड एज फास्ट एजुकेशन का उद्देश्य यही था कि आप सभी का परफॉर्मेंस अभी तक जैसा भी आया है उसे बेहतर किया जा सके, लेकिन ये ज़रूर है कि हम कोशिश कर सके कि सारे के सारे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर मेहनत करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा सकें। अभी तक वी हैव taught around 135,000 प्लस स्टूडेंट्स। कई बार ऑल इंडिया रैंक 1 और 2 स्टूडेंट ला चुके हैं, और हमारी उपलब्धियां आपकी उपलब्धि है। एक बार अपना एक स्टूडेंट 100 में से 100 भी लेके आ चुका है, अमितेश जैन, एंड उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस बैच पे हमें हमारा वो दूसरा स्टूडेंट मिलेगा जो 100 में से 100 लेकर आएगा। क्या इंटरमीडिएट में आते हैं, मैंने आपके सामने रियल उदाहरण रख दिया है। अब आते हैं अपन अपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, और उससे पहले आप जनरली चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कहाँ से हैं आप लोग, और क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी इस पर्टिकुलर कोर्स से, क्या मार्क्स आप इस पर्टिकुलर कोर्स से एक्सपेक्ट करते हैं, और अकाउंट्स आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है या नहीं, एज इन आपको डर ज़्यादा लगता है या चाहत ज़्यादा है। ये अभी आपके सामने मैंने आपके जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल हैं, जिन्हें आपको 3 पार्ट में दिया गया है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, इसके इनिशियल पेज यहाँ पे मैंने आपके सामने शेयर किया। जो आपका अब इंटरमीडिएट लेवल में अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग का सिंगल पेपर है। इस पर्टिकुलर सिंगल पेपर का सिलेबस अब अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट
majority portion of the syllabus is accounting standards. In fact, honestly speaking, इस पूरे syllabus को 3 पार्ट में आप बांट सकते हो: अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनली ब्रांच अकाउंट्स। ये 3 मुद्दों में सब कंप्लीट हो गया। और आप इन 3 मैटर्स में अगर आप देखोगे तो आप इजीली बोल सकते हो कि आपके पेपर का 70% पोर्शन जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। क्यों इंस्टीट्यूट ने ऐसा कर दिया? क्योंकि पहले तो इतना वेटेज नहीं होता था। अब पुरानी बात करके कोई बहुत मतलब नहीं है, बट पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रफली 20 मार्क्स के आते थे, आउट ऑफ 100 मार्क्स, यानी 20% का वेटेज था। उसे बढ़ा के सीधे 70%। क्यों? उसका सिंपल सा रीजन है दोस्तों कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक नॉर्मल अकाउंटेंट को डिफरेंशिएट अगर आपको करना है तो दैट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो चीज है दोस्त जो आपको किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग में ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों नहीं होता है उसका रीजन बताएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसी चीज है जो आपको जितने तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है, उन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को कैसे अकाउंट फॉर किया जाता है वो सब बताएगा। यानी अगर आपने कोई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल फिक्स असेट, जैसे आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहते हैं, आपने हो सकता है कि फाउंडेशन लेवल पे ब्रीफ में सुना हो, चैप्टर होता था आपका एक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो उसको पढ़ने के बाद आप रियल लाइफ में कहीं भी कोई भी फिक्स असेट या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है, उसके ऊपर रिलेटेड कोई भी खर्चा है, उस पूरे की अकाउंटिंग आप सिर्फ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ के बता सकते हैं। तो अगर मैं ये सिलेबस जो आपके सामने लंबा चौड़ा इतना सारा दिख रहा है, विच हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 मॉड्यूल्स, अगर इसका एक एनालिसिस पहले करें अपन, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी नोटबुक्स, यू शुड हैव 1 सेट ऑफ सेपरेट एंड फ्रेश नोटबुक्स फॉर एडवांस अकाउंट्स। कई बार हो सकता है आप कुछ क्लासेस में 2 नोटबुक बनाएं। एक नोटबुक आप बनाएंगे कॉन्सेप्ट नोटबुक और एक नोटबुक बनाएंगे क्वेश्चन आंसर्स की नोटबुक। अपनी क्लास में आपको वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नोटबुक मैं आपको बना के तो आप सोचो कि आपकी फैकल्टी एक तरह का स्टूडेंट बन के बैठ जाए और वो नोट्स लेते जाए विथ ऑल द नॉलेज ऑफ द एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द फैकल्टी, तो कैसे नोट्स बनाएगा? वैसी नोटबुक। एक आपको छोटा सा अंश दिखाता हूं मैं अपनी इस पर्टिकुलर नोटबुक का, जिसे हम लोग नाम देते हैं ब्रह्मास्त्र। CA फाइनल में वी यूज दिस फॉर FR and audit, so I am a faculty at CA final level for financial reporting and auditing, and intermediate में भी for advanced accounting and auditing। तो ये जो ब्रह्मास्त्र अपनी किताब है, इस पर्टिकुलर किताब में इनफैक्ट इफ यू सी दिस पर्टिकुलर बुक फॉर एडवांस अकाउंट्स, ये पहले इनफैक्ट आपके एडवांस अकाउंट्स ग्रुप 2 के लिए आती थी, अब आपके ग्रुप के लिए आएगी। इसमें अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से नोट्स दिए रहते हैं हैंड रिटन स्टाइल में। सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स, और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही नहीं, साथ साथ में इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल चीज़ों को समझाने के लिए। यानी सर आप ये कह सकते हो क्या कि ICI का ही मॉड्यूल है, तो ऑब्वियस सी बात है मॉड्यूल का पूरा कंटेंट इसमें कवर होता है, बट उसको जगह जगह पे थ्रू कलर कोडिंग, चार्ट, समराइजेशन, एडिंग ऑन सम एग्जाम्पल्स फॉर एक्सप्लेनेशन, elaborating certain matters, sequencing them better, कंपाइलिंग, कई जगह मॉड्यूल में चीज़ें अलग अलग जगह होती हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, वैसे करके इसको बनाएंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि ये भी एक तरह का ऑल्टरनेट स्टडी मटेरियल है, बट दिस इज गोइंग टू बी मच मच मोर ईजी फॉर यू टू स्टडी फ्रॉम, ग्रास्प इट एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रिवाइज इट। हम जो भी पढ़ते हैं हमारी सोच ये रहती है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम से पहले जो रिविजन करना है। एडवांस अकाउंट्स में आपके पास फिर भी 4-5 दिन रहेंगे क्योंकि पहला पेपर है। बाकी सब्जेक्ट में यू यूजुअली विल जस्ट हैव 1 हॉलीडे इन बिटवीन। तो तैयारी ऐसी होना चाहिए कि अपन वहाँ तक उसको क्या कर सकें, ले जा सके, आराम से रिवाइज कर सकें। तो ये ब्रह्मास्त्र आपकी कॉन्सेप्ट बुक कहलाएगी। आई टेल यू अबाउट द बुक्स। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द सिलेबस।
हमारे सब्जेक्ट का नाम आप चाहेंगे तो पहले ही पेज पे आपके नोटबुक के, तो आपको मैं बता रहा था सिंगल नोटबुक बनाने, उसमें सबसे पहला पेज मतलब आप एक चीज़ ध्यान रखना, शुरू में 4 पेज आप इंडेक्स के लिए छोड़ देना, जिसमें आपको पूरी कॉपी में पेज नंबर डालने हैं और आपको पेज नंबर में कौन सा टॉपिक किस से किस पेज नंबर तक का है वो वहाँ पर लिखना है। वो मैं आपको थोड़े समय बाद बताऊंगा। पर 4 पेज छोड़ने के बाद आप पहले पेज में आप एडवांस अकाउंटिंग्स के पूरे सिलेबस के बारे में एक नोट लगा सकते हैं। हमारे बहुत सारे गूगल ड्राइव वाले स्टूडेंट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स से देखने वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये सब नोटिंग नहीं करते। मैं जो भी नोट करता हूँ इसका मैं आपको सॉफ्ट कॉपी शेयर करता हूँ। एक अपना लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आपकी ऐप में भी मिलता है और गूगल ड्राइव में एक आपको लिंक देंगे जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। तो ये सब डाउनलोडेबल फॉर्मेट में आप नहीं लिखोगे और डाउनलोड करके लगा दोगे तो भी चलेगा। बट एक छोटी सी चीज़ समझना दोस्तों, क्लास के साथ साथ बहुत ज़्यादा नोटिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बुक है, पर ये प्रैक्टिकल है पेपर, तो ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिकल पेपर में हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, कॉन्फिडेंस बनेगा। तो लिखना हमें पड़ेगा ज़्यादातर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और इधर उधर कभी कभी थोड़ी बहुत बातें। तो सिलेबस आप नोट करना चाहें तो साथ में नोट कर लें। हम हमारे सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं 3 मेजर पार्ट्स में। एज पर द इंस्टीट्यूट अगर मैं बात करूं तो सिलेबस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनी अकाउंट्स और ब्रांच अकाउंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अगर आप बात करो so we have accounting standards which are basically prepared for group accounts other than consolidated financial statements। क्या होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आपकी अगर कोई सब्सिडरी है या जॉइंट वेंचर है या एसोसिएट है, ये क्या होता है ये सब डिटेल में आगे देखेंगे, पर अभी नोट कर लेंगे ताकि पूरी बैच खत्म होने के बाद रिवीजन के समय जब आप कॉपी उठाओगे तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को छोड़ के बाकी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन स्टैंडर्ड्स को अलग क्यों किया गया है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? क्यों? क्योंकि वो अपने आप में पूरा एक सेपरेट चैप्टर के जैसे है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टोटल आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं दोस्तों 1 to 29 जो सीए इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं। यहाँ पे हम कौन से वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सक्लूड कर देंगे? 21, 23 और 27, क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम कवर करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में। इसको अलग इसलिए किया गया है क्यों? क्योंकि ये पूरा एक बहुत लेंथी चैप्टर है। नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने आप में छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड एक चीज़ की बात करता है, रेवेन्यू, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, ऐसा। बट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरी बैलेंस शीट बनाना सिखाई जाती है, तो वो अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज भी उसका डिफरेंट रहेगा। तो अगर आप चैप्टर वाइज देखोगे तो आप ये बोल सकते हो कि आपके मॉड्यूल के चैप्टर 1 to 9 ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अदर देन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज चैप्टर 10। और चैप्टर 11 से लेके चैप्टर 14 में क्या कवर होता है? आपका कंपनी अकाउंट्स। तो इफ आई गेट इनटू कंपनी अकाउंट्स आई कैन से कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। कंपनी अकाउंट्स में सबसे पहले आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज विच इंक्लूड्स योर डिस्कशन ऑन शेड्यूल 3 डिवीजन 1। क्या होता है ये अपन आज से पढ़ना शुरू करेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ आपको बायबैक की अकाउंटिंग पढ़ना है। ये शब्द अगर आपने सुने हो कभी तो। अमालगमेशन, हालांकि अमालगमेशन के ऊपर भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 14, पर वो AS अलग पढ़ा जाता है, वो ब्रीफली पढ़ा जाता है। यहाँ पे इस चैप्टर को अलग से कवर किया जाएगा। और बहुत ही लूजली अगर हम बोले तो रिकंस्ट्रक्शन या रिस्ट्रक्चरिंग।
ज़्यादा मैं टेक्निकल नाम नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल। ये कंपनी अकाउंट्स के आपके टॉपिक्स हैं। एंड देन ब्रांच अकाउंट्स इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच अपने आप में एक टॉपिक है, दैट्स इट, सिंपल। चैप्टर वाइज डिवाइड करें तो आपके मॉड्यूल के ये चैप्टर 1 to 10, ये आपके मॉड्यूल का चैप्टर नंबर, इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, बोर्ड नोट्स में यहाँ पे आपको 1 to 9 और 10 है वो, सॉरी, बोर्ड नोट्स में ही आपको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइड में पेस्ट कर दूँगा, ताकि अगर आप प्रिंट निकालोगे तो आपको एक ही जगह ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। चलिए, वन टू 9 चैप्टर 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। दिस इज योर चैप्टर 11 to 14, 4 चैप्टर हैं, और आपका एक सिंगल चैप्टर है ब्रांच अकाउंट्स का, चैप्टर 15। एग्जाम में आप वेटेज क्या मान सकते हो, तो मैं आपको टेंटेटिव वेटेज देता हूं। परसेंटेज टर्म्स में तो आप मान लीजिए ब्रांच अकाउंट्स का टेंटेटिव वेटेज 10 to 15% होना चाहिए। कंपनी अकाउंट्स का टेंटेटिव वेटेज 15 to 20% होना चाहिए। सिमिलरली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 15 to 20% होना चाहिए। और इस लॉजिक से आप बोल सकते हैं कि समवेयर अराउंड 50 to 60% वेटेज आपका किसका होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। तो मैंने कहा था 70% अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये आपका एक रफ कट एग्जाम वेटेज है। इंस्टीट्यूट ने अभी एग्जाम वेटेज पब्लिश नहीं किया है, बट जब प्रपोज किया था नया सिलेबस ड्राफ्ट करने की बात की थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे हैड गिवन दैट एग्जाम वेटेज। हम लोगों का सीक्वेंस क्या होगा पढ़ने का, तो सबसे पहले हम क्लास में कंपनी अकाउंट्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये डिस्कस करने के बाद में देन वी विल गेट इनटू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन वी विल गो टू ब्रांच अकाउंट्स, एंड उसके बाद हम कवर करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हो सकता है कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम पैरेलली बीच बीच में साथ में भी कवर करें जब इंटरकनेक्टेड होंगे। जैसे अमालगमेशन का स्टैंडर्ड हमको अमालगमेशन के चैप्टर यानी कि कंपनी अकाउंट्स के डिस्कशन के साथ कवर करना पड़ेगा। ये सिंपल सा अपना लॉजिक होने वाला है। रफली हम लोग कितना ड्यूरेशन लेंगे, हमारा बैच का ड्यूरेशन कवरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड टेक समवेयर अराउंड 100 to 200 आवर्स, जिसमें क्या क्या हमारी कवरेज होगी, 100% ऑफ द ICI स्टडी मटेरियल प्लस जो इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जाम के पेपर्स हैं, RTPs हैं और MTPs हैं, उनके सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी हम क्लास में कवर करें। प्लस मैं आपके लिए कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पहले इंटरमीडिएट में होते ही नहीं थे, और उस कारण से, क्योंकि वो टॉपिक्स इंटरमीडिएट में पहले होते ही नहीं थे, इस पर्टिकुलर रीजन से आपके पास उसके यहाँ क्वेश्चन नहीं होंगे, वो फाइनल ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन होते हैं, वो देखना पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, 28 इम्पेयरमेंट। तो ये हमारी पूरी कवरेज होगी, ऑब्वियस सी बात है, विद कॉन्सेप्ट्स। किताबें आपको क्या मिलने वाली है, तो आपको फुल कोर्स की ब्रह्मास्त्र मिलेगी 2 वॉल्यूम्स में। पहले वॉल्यूम में आपका ICI का, इनफैक्ट क्योंकि हमारा सीक्वेंस AS बाद में आता है, तो पहले आपको वॉल्यूम
तो चैप्टर आपका 1 to 9 कवर होगा, यानी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और वॉल्यूम 1 जो हम पहले करेंगे उसमें आपके चैप्टर 10 to 15 कवर होंगे। इतना सिंपल है। इसमें सारे नोट्स होंगे आपको, तो आपको सिर्फ इसी से रिवाइज करना है, क्लास में भी इसी से पढ़ना है, रिवीजन भी इसी से करना है, एग्जाम से पहले भी ये रिवीजन करना है। वन बुक विच सर्व ऑल पर्पस विल बी योर कॉन्सेप्ट बुक। ये कलर कोडेड कॉन्सेप्ट बुक है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट जो आईसीआई के मटेरियल में या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिए 100% कवर्ड होते हैं विद फ्यू एग्जाम्पल्स। इसके अलावा आपको एक बुक मिलेगी जिसे हम बोलेंगे अपनी क्वेश्चन बैंक, अगेन विच विल बी फॉर ऑल द टॉपिक्स, फॉर ऑल चैप्टर्स, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव एन एमसीक्यू बुक which is for your MCQ practice. अभी तक एडवांस अकाउंट्स में MCQs नहीं होते थे, अब से एडवांस अकाउंट्स में MCQs आ गए हैं। दैट मीन्स ICAI ने फर्स्ट टाइम MCQs एडवांस अकाउंट्स के सिलेबस में अपने CA के करिकुलम में अपने इतने सालों के इतिहास में इशू किए। हम क्लास में भी जब जब टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं साथ साथ आपको MCQ दूंगा जिसके आपको आंसर लाइव बेसिस पे क्लास में देना होंगे। गूगल ड्राइव वाले स्टूडेंट्स को ऐप पे मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस सारे MCQs जो मैं क्लास में पूछूंगा बोर्ड नोट्स में पीछे लिखे हुए भी मिलेंगे, ताकि आप आराम से क्या कर सको। आपको ज़रूरी नहीं है क्लास में दिया फिर बाद में आपको रेफर करना है तो आपको क्लास देखनी है या ऐप पे जाके ही देखना है, बोर्ड नोट्स में भी आपको वो MCQ मिल जाता है। तो सिंपल है, अपनी 3 किताबें होंगी, MCQ की अलग, क्वेश्चन बैंक अलग, कॉन्सेप्ट बुक। कितना सिंपल है, कितना आसान है, कुछ खास बात नहीं है। Through this we are going to cover up your whole syllabus. It is very important to give tests. So in total there would be 5 tests during the batch, जिसका भी बहुत ही सिंपल लॉजिक है। टेस्ट कैसे होंगे, तो हम पूरे टेस्ट को डिवाइड करेंगे इन 5 लॉजिक्स पे। पहला एक हमारा टेस्ट होगा कंपनी अकाउंट्स पे, दूसरा आपका एक टेस्ट होगा जिसमें ब्रांच अकाउंट्स और कंसोलिडेशन कवर होगा, क्योंकि ब्रांच अकाउंट्स पे अलग से एज सच टेस्ट हम नहीं ले पाएंगे। क्योंकि वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। और फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत वी विल हैव 3 टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो हम उसे 3 टेस्ट में डिवाइड करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, और फिर आखिरी में एक फुल टेस्ट होगा जो बैच खत्म होने के बाद होता है। और ये सारे के सारे टेस्ट पेपर आपको इवैल्यूएट होके भी मिलेंगे। आप गूगल ड्राइव के स्टूडेंट्स हो या रिकॉर्डेड बैच देख रहे हो, एंड्रॉयड पे देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, हर बच्चे को आपको टेस्ट देना है। आपको बाकायदा हर पेपर में हर आंसर पे इवैल्यूएशन फीडबैक मिलेगा, ताकि अल्टीमेटली आपकी मार्क्स किससे मिलेंगे दोस्तों, आपको मार्क्स हमें मिलेंगे प्राइमरली टेस्ट दे के प्रैक्टिस करके। वहां समझ में आएगा तुमको कि ओ मैं ये पढ़ रहा था पर एग्जाम में तो ये भी एक्सपेक्टेड, अरे बाप रे ये क्वेश्चन ऐसा था, मैंने तो कुछ और ही सोचा था। पहले और दूसरे टेस्ट में ही आपकी लर्निंग में 80% फर्क आ जाएगा। क्लास में कंसंट्रेशन किन चीज़ों पे ज़्यादा करना है, कम करना है, और बेहतर आएगा। मैं भी क्लास में बताता हूँ, बट जब तक एक बार होता है ना, हाथ जब तक जले नहीं तब तक विश्वास नहीं होता है आग क्या होती है। तो वो वाली बात है कि एक बार टेस्ट दोगे तो आपको टेस्ट की आग से इंस्टीट्यूट के सिलेबस की आग समझ में आएगी। तो टोटल अपन इस तरह से 5 टेस्ट लेंगे। इसके अलावा देयर वुड बी लाइव सेशंस। तो जो भी हमारे रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वी विल कॉन्स्टेंटली कीप लाइव इंटरैक्शंस, जो कि यूजुअली क्या होता है आपका वंस इन एवरी 15 to 21, यानी 2 to 3 वीक्स में एक बार अपना लाइव सेशन होएगा जिसमें अपन डिस्कशन करेंगे। आप कनेक्टेड रहोगे। इन सब के अलावा डाउट सॉल्विंग वगैरह की सबकी फैसिलिटीज़ दी हुई है। डाउट सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो जितने भी रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट हैं वो एग्जाम तक कभी भी letfastsolve@gmail.com पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको ईमेल के जरिए से पूछना पड़ेगा, ये थोड़ा इनकन्वीनियंट है, पर इसका फायदा आपको एग्जाम से पहले मिलेगा कि आप बस इस ईमेल आईडी को सर्च करोगे, सारे डाउट्स एक तरह आएंगे और एकदम आपको सिस्टमैटिक रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। तो व्हाट्सएप पर डाउट सॉल्विंग नहीं होती है। हाँ, अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है कभी भी तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो। हालांकि मैं कभी भी जवाब नहीं दूंगा
कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कभी नहीं दूंगा, रियल टाइम बेसिस पे जवाब नहीं मिलेगा बट जवाब मिलेगा। तो यू कैन व्हाट्सएप मी एट दिस पर्टिकुलर नंबर, दिस इज माई पर्सनल नंबर। तो आपको कभी भी कनेक्ट करना, आपको लगता है कि यार कोई डाउट सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है, मुझे गाइडेंस प्रिपरेशन रिलेटेड चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अपनी मेंटरिंग टीम भी रहती है, तो उसका सपोर्ट आपको कभी चाहिए तो वो भी मिल जाए। आई होप दिस काइंड ऑफ आंसर्स ऑल योर बेसिक थिंग्स अबाउट द बैच। एंड हमारे जो सेशंस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, तो वी विल यूजुअली कीप वन सेशन। तो अपना बेसिकली क्या होएगा, ब्रेक के पहले और ब्रेक के बाद वाले ऐसे सेशंस डिवाइडेड होंगे। तो रफली हमारा पार्ट 1 वुड बी 1.5 आवर्स, पार्ट 2 वुड बी 1.5 आवर्स। टोटल ड्यूरेशन अपना 3 से 3.25 घंटे का एक लेक्चर का होगा। लेक्चर सारे ऐसे डिजाइन होंगे कि अगर आपको डेली 2 लेक्चर्स देखने हैं, रिकॉर्डेड वालों के लिए बोल रहा हूँ, तो आप डेली 2 लेक्चर्स देखिए। अगर आपको डेली 1 लेक्चर देखना है यानी 1.5 आवर्स का, तो आप 1.5 आवर्स का भी लेक्चर देख सकते हो। इनफैक्ट इनिशियल डेज में हमारे लेक्चर्स 1.5 आवर्स के ही होंगे, वन आफ्टर द अदर। तो आपको ऐसा नहीं है कि आज एक 1.5 का लेक्चर हुआ, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो पर्टिकुलर पार्ट में वील डू अ लिटिल बिट ऑफ रिकैप एंड देन वील स्टार्ट। क्यों? क्योंकि आप एक साथ 6 सब्जेक्ट्स हो सकता है पढ़ रहे हो, या 3 या 4 पढ़ रहे हो, तो आपके पास अभी कितना टाइम अवेलेबल है उसके हिसाब से आप अलोकेट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली लेक्चर्स अपने क्या रिकॉर्डेड है, बिकॉज दीज आर ऑल फ्रेशली रिकॉर्डेड 100% बैच, बिकॉज आपका पूरा कंटेंट इंस्टीट्यूट ने नए मटेरियल दे दिए, कोर्स चेंज हो गया, एमसीक्यूज आ गए जो पहले नहीं होते थे, नए चैप्टर्स ऐड हो गए, शफलिंग हो गई है बहुत सारी। तो पुराना कुछ भी काम का नहीं है, किसी प्रकार की कोई ब्लेंडिंग काम नहीं आने वाली, तो सब फ्रेश होगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द लेक्चर्स भी, बिकॉज जैसे जैसे रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट जितने अवेलेबल होंगे उतने ही देख पाएंगे, तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन मानो तो इस स्टेज पे आपको नॉर्मली क्या करना चाहिए, यू शुड सी वन पार्ट ऑफ द लेक्चर ऑफ 1.5 आवर्स। इससे आपकी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, आपके पास होमवर्क के लिए इस और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी टाइम अवेलेबल रहेगा, और आप आसानी से बिना किसी सर पे ज्यादा लोड लिए कंफर्टेबली सिलेबस को कवर कर पाओ। प्लस आपके पास समय का अलोकेशन भी ऐसा होना चाहिए कि आप 1.5 आवर्स के बेसिस पे अगर डेली देखोगे तो रफली बाय दिसंबर यू शुड बी एबल टू कंप्लीट ऑल योर लेक्चर्स। तो अच्छा समय रहेगा कि आपने दिसंबर तक, लेट्स से फॉर एग्जांपल मई 24 अगर मैं टारगेट कर रहा हूं, तो दिसंबर तक मेरे सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, साथ साथ में एक बार के लिए टेस्ट हो गया, फिर एक बार बढ़िया 10 दिन का 15 दिन का रिविजन करके अराउंड मिड ऑफ जनवरी मैंने फुल टेस्ट दे दिया। तो मेरी एक बार पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई। फिर एग्जाम से पहले का 3 महीने का जो मेरा रिवीजन टाइम पीरियड है, उसमें फिर मैं रिवीजन जैसे भी स्केड्यूल फाइनलाइज करेंगे अपन, वो कर देंगे। ऑडिट के लिए ऑब्वियसली ड्यूरेशन कम होगा, उसकी बात अपन ऑडिट के सिलेबस में करेंगे। ये आई थिंक आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाता है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस का एक क्विक ओवरव्यू आपको मिल जाता है। चलिए, इससे रिलेटेड किसी के भी कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आज अपन अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर आप मॉड्यूल से देखोगे तो ये चैप्टर बेसिकली आपका है चैप्टर नंबर 11। हम शुरू कर रहे हैं मॉड्यूल 3 सबसे पहले, कंपनी अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। अब कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर बनाती हैं, चलिए कोई भी आपके डाउट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है अभी शुरू हुआ है, अभी लंबा रास्ता तय करेंगे अपन। शुरू में मैं आपको थोड़ी सी नोटिंग करा देता हूँ। ये जितनी भी चीज़ें मैं नोट कर रहा हूँ, मेजॉरिटी मोस्टली चीज़ें सब किताबों में है। बाय द टाइम्स बुक्स गेट्स डिलीवर्ड टू यू इन पार्ट्स, यू विल हैव दिस पर्टिकुलर कंटेंट अवेलेबल। इनफैक्ट जो अपना पहला पार्ट डिस्कशन का शुरू होगा, विच इज़ शेड्यूल 3, उसके ब्रह्मास के पूरे डाउनलोडेबल प्रिंटेबल नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव पे, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के क्लास में साथ साथ उसको रेफर कर सकते हो बाय द टाइम बुक्स रीच टू यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज बोले तो क्या, आपने अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर बनाए तो आपने बैलेंस शीट बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए। ये बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी आपने अभी तक प्रिपेयर किया, ये सब किस फॉर्मेट में प्रिपेयर किए हैं, कैसे प्रिपेयर किए हैं? आई मीन मेरा पूछना बोलने का मतलब ये है
कि आपने हो सकता है वो टी फॉर्मेट में बनाए हो बैलेंस शीट पी एंड एल, एक तरफ असेट एक तरफ लाइबिलिटी। वर्टिकल फॉर्मेट के भी हो सकता है बनाए होंगे आप, क्योंकि टू सम एक्सटेंट फाउंडेशन में फाइनल अकाउंट्स आप कवर करते हैं। हमारे सिलेबस में कैसा है कि यार अगर एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट कैसा होगा, क्या बहुत ही कैजुअल फॉर्मेट होगा या बहुत ही वेल डिफाइंड होगा। और ये चैप्टर सबसे पहले अपन क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर शुरू करके आपका एक बेसिक अकाउंट्स पे हाथ जम जाएगा। कैसा कि अपन ने सबसे पहले किससे शुरुआत कर दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो अपने को एकदम आउटपुट कैसा आता है, कैसे कंपनी फाइनेंशियल्स बनाती है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद अपन एक एक करके टॉपिक्स पढ़ लेंगे। So if we talk about how companies prepare their financial statement, their format for their financial statement has been very well defined. और ये कहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं फॉर्मेट, तो मुझे बताओ अगर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो उसका फॉर्मेट कहाँ पर डिफाइन किया हुआ मिलेगा आपको, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट बुक्स कब डिस्पैच होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा शेड्यूल। कंपनीज एक्ट में ही क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया गया। तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट नहीं देते दोस्त। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला है भैया कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है तो हम उन्हें अकाउंटिंग कैसे करना है ये तो बता देंगे, लेकिन हम उन्हें फॉर्मेट नहीं बताएंगे, वो कंपनीज एक्ट बता दें। तो आप लोगों ने सुना होगा कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कुछ शेड्यूल्स होते हैं, जैसे शेड्यूल 2 में यूजफुल लाइफ ऑफ असेट देते हैं जिससे डिप्री निकाला जाता है, वैसे ही एक शेड्यूल 3 है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया गया। वो बताता है कि एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट क्या होगा। मैं आपको शेड्यूल 3, पहले अपन ऐसे जनरल बात करते हैं, पहले चीज़ों को समझते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने दिस इज वन पर्टिकुलर बैलेंस शीट। आप बोलोगे अरे सर ये तो आप बहुत पुरानी लेके आ गए, 2016 की। नहीं मिली क्या, इसका एक कारण है। किसी के दिमाग में उसका कारण समझ में आ गया है तो बता दो, नहीं तो मैं अभी शेयर करूंगा आपके साथ। तो ये आईटीसी लिमिटेड, क्योंकि मैंने यहाँ पे जॉब ही किया था तो मुझे बड़ी पसंद है, प्लस दे प्रिपेयर वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मोस्ट एक्यूरेट एंड कंप्लायंट विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। तो ये जो बैलेंस शीट अगर आप देख रहे हो, इसका फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो देखो पहले इक्विटी और लाइबिलिटी आता है। उसमें इक्विटी के अंतर्गत क्या आएगा, शेयर होल्डर के फंड्स जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और लाइबिलिटीज दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। दैट्स अबाउट इट। इधर अगर मैं एसेट साइड में आऊंगा तो आई विल हैव नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। फिर उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें होंगी, फिक्स एसेट जिसका नाम अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया है, क्योंकि ये पुराना फॉर्मेट है जिसका एक कारण है पुराने लेने का। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन यहाँ पे आपको फिक्स एसेट दिखेगा, अब पीपी कहते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये देखो आप क्या देख रहे हो, एक फॉर्मेट है, करंट ईयर के फिगर्स हैं उसमें, 2016 के प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिव्स हैं कंपैरिजन के लिए, ऐसा फॉर्मेट दिया है। आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें भी पहले इनकम है, फिर आपके सारे एक्सपेंस है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, फिर टैक्स निकाला जाता है, डेफर्ड टैक्स वगैरह देखेंगे अपन, और ईपीएस डिस्क्लोज किया जाता है। तो ये पूरा फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट में कौन सी चीज कहाँ पर आएगी, किस चीज को आप करंट क्लासिफाई करोगे, किस चीज को आप नॉन करंट क्लासिफाई करोगे, ये सारी चीजें कौन बताता है, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3। अब ये कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 क्या है ये भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको कंपनीज एक्ट की कोई भी चीज देखना हो ना तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर ई बुक दी जाती है, आप गूगल पे जाके ई बुक सर्च करें, वहां पे आप एक्ट्स में जाके कंपनीज एक्ट सर्च करें, यहाँ पे आपको लेटेस्ट प्रोविजंस मिलेंगे अलॉन्ग विथ ऑल दी अपडेशंस। कंपनीज एक्ट 2013 में सारे सेक्शंस को कई सारे चैप्टर्स में डिवाइड किया है, चैप्टर 1, 2, 3। तो ये चैप्टर क्या है, इसके अंदर सेक्शंस हैं। जैसे कि आपने
सेक्शन 52 शायद पढ़ा हो, सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को अपन कहाँ यूज कर सकते हैं, 11वीं में भी देखा होगा आपने। तो ये सेक्शन 52 एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। तो सारे सेक्शन चैप्टर्स में डिवाइडेड होते हैं। जब सारे सेक्शन खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद में शेड्यूल्स आते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल आपके 29 सेक्शंस हैं जिनके अंदर 29 चैप्टर्स हैं जिनके अंदर कई सारे सेक्शंस हैं, और उसके बाद में फिर शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल 1 शायद सुना होगा आपने, एमओए और एओए के फॉर्मेट्स होते हैं। शेड्यूल 2 अगर आप देखोगे तो यूजफुल लाइफ टू कंप्यूट डेप्रिशिएशन होती है। हमें जो डिस्कस करना है, जिसके थ्रू हमारा ये चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी बनाया गया है, उसे बोलते हैं शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो यूल फाइंड इन शेड्यूल 3 वी हैव डिवीजन 1, डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3। यानी टोटल कितने डिविजन हैं? 3 डिविजन। ये क्यों बनाए गए 3 डिविजन, इस बारे में अब बात करते हैं। तो शेड्यूल 3, पहले आपको मैं बताऊं कि शेड्यूल 3 दिखता कैसे, होता कैसे, फिर तीनों डिवीजन के बारे में अपन बात करेंगे। मैंने क्लिक किया तो साइड में इन्होंने शेड्यूल 3 खोल दिया, और आप देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे दिया। तो इन्होंने कहा पार्ट 1 बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, और फॉर्मेट में देखो ये बता दिया इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज। असेट्स में मैं आपको बता रहा था, पहले फिक्स असेट्स कहते थे, अब उसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अमेंडमेंट हुआ, फिर करंट असेट्स, प्लस बहुत सारे आपके डिस्क्लोजर्स जो आपको देना होता है। तो ऐसे आपका बैलेंस शीट बहुत लंबा चौड़ा है, ये पूरा आपके सिलेबस में दोस्तों, ये पूरा का पूरा यहाँ पे बताया गया है। अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की पोजीशन पर आ जाओगे। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ। तो हमें क्या डिस्कस करना है? वी हैव टू बेसिकली नाउ डिस्कस दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। ये फॉर्मेट अगर आपको देखना है तो क्या इंस्टीट्यूट ने सर फॉर्मेट दिया है या उसके ऊपर बेस्ड नोट्स बनाए? तो इंस्टीट्यूट ने दोनों चीजें करी है। अगर आप देखोगे आपके सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले मॉड्यूल 3 पे अगर आप जाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज है। इसमें इंस्टीट्यूट ने क्या नहीं किया, यहाँ पर दे हैव नॉट गिवन द फॉर्मेट। यहाँ पे इन्होंने उसकी समरीज दे दी है, उनके नोट्स बना दिए और एक अनेक्शर दे दिया है जिसमें पूरे शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है। तो ये जो मैंने आपको अभी दिखाया ये आपके आईसीआई के मॉड्यूल 3 में आपको मिल जाएगा, अनेक्शर शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013। और यहाँ पे वो सेम चीज मिलेगी जो अभी मैंने आपको ऑनलाइन नेट पे दिखाई थी, इन्होंने बस रंग भर दिया उसमें। दिस इज समथिंग विच वी आर डिस्कसिंग। मैंने आपको एक बैकग्राउंड बता दिया कि अब अपन पढ़ के आ रहे हैं। चलिए अब इस बैकग्राउंड के साथ अब अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं ये अपने आप में क्या है, दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड, और यू कह लीजिए कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस है जिसको अपन समझ रहे हैं, जिसके बेसिस पे फिर अपन क्या कर पाएंगे, अकाउंट्स बना पाएंगे। तो आपने देखा होगा, तो ध्यान दिया होगा आपने अगर, तो शेड्यूल 3 के अंतर्गत आपको 3 डिविजन्स मिले होंगे, डिवीजन 1, डिवीजन 2 और डिवीजन 3। ये क्यों बनाए गए हैं? आज की तारीख में कुछ कंपनीज दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है। आपके सीए इंटर में सब कुछ एएस 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 है, और कुछ कंपनीज इंडेस फॉलो करती है। ये कौन सी कंपनियां जो इंडेस फॉलो करती है? तो जब अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे कि हु फॉलोज एएस, हु फॉलोज इंडेस। उसका भी एक चैप्टर है, उसका एक टॉपिक है। एएस 1 पढ़ने से पहले अपन प्रीफेस पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वहां पे डिस्कस करेंगे। तो जो लोग इंडेस फॉलो करते हैं ना, उनका फॉर्मेट भी अलग है। उनका फॉर्मेट दिया गया है शेड्यूल 3 के 2nd डिवीजन में, और जो कंपनियां एएस फॉलो करती है उनका फॉर्मेट अलग है, उनका फॉर्मेट दिया गया है शेड्यूल 3 के डिवीजन। तो अब इंडेस नॉर्मली कौन सी कंपनियां फॉलो करती है? लार्ज कंपनी। सारी लिस्टेड कंपनी को कंपल्सरली क्या फॉलो करना जरूरी है? इंडेस मैंडेटरी है, हाँ, एक्सेप्ट बैंक इंश्योरेंस। तो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी इस पे ये शेड्यूल 3 का फॉर्मेट भी नहीं लगता, क्योंकि बैंकिंग कंपनी को आरबीआई उसका अलग फॉर्मेट देता है, इंश्योरेंस कंपनी इसको आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो अलग फॉर्मेट देते हैं।
पुराने कोर्स में आपके पहले, बहुत पहले इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट्स होते थे, उसको हटाया, फिर बैंकिंग रखे, अब बैंकिंग भी हटा दिया, ये सब नहीं है अब आपके सिलेबस, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक अकाउंटिंग है, वो डिस्कस नहीं करना हमको। तो हुआ क्या दोस्तों, कहानी क्या बन गई इस तरह से कि हमें ये समझना है कि सबसे पहले आपकी कंपनी एएस फॉलो कर रही है या इंड एस, ये कौन बताएगा? कंपनीज एक्ट बताएगा। अपन कब पढ़ेंगे? बाद में। अगर आप एएस फॉलो कर रहे हो तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के डिवीजन 1 के फॉर्मेट के अनुसार बनेंगे, एक्सेप्ट अगर आप बैंकिंग कंपनी हो या इंश्योरेंस कंपनी, जिसकी बात हम नहीं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अलावा भी चाहे तो कुछ कंपनीज को क्या कर सकती है, शेड्यूल 3 से एग्जम्प्ट कर सकती है। इसका मतलब है बोल सकती है कि भाई ये कंपनियां भी क्या फॉलो ना करे, शेड्यूल 3 फॉलो ना करे। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कभी किसी को एग्जम्प्ट करेगी? इस तरह से हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स की, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड ऑल, तो अपन अभी उतनी टेक्निकलिटीज में नहीं जाते। तो अपन ये समझे कि जो एएस फॉलो कर रहा है पर बैंक और इंश्योरेंस नहीं है, उसे क्या फॉर्मेट फॉलो करना है? शेड्यूल 3 का डिवीजन 1। और अगर आप इंडेस फॉलो करने वाले हो तो आप क्या फॉर्मेट फॉलो करोगे? शेड्यूल 3 का डिवीजन 2, जो आपके फाइनल के कोर्स में। उसमें भी एक कॉन्सेप्ट होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का, वो अगर इंडेस फॉलो करती है तो उसका शेड्यूल 3 का डिवीजन 3 एप्लीकेबल होता है उसके लिए। तो ये तो आपके नॉलेज के लिए अपने काम की चीज सिर्फ ये है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि सारी लिस्टेड कंपनी अब क्या फॉलो करती है मैंडेटरली, दे ऑल फॉलो इंडेस। अब आपको पता होगा दोस्तों, मैंने अभी आपके सामने जो खोला था, आप बता सकते हो ये क्या है? ऑब्वियस सी बात है सर, बता सकते हैं, दिस इज द एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट्स अगर आप देखोगे किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की, तो नॉर्मली ये किसकी पब्लिश होती है? लिस्टेड कंपनीज को अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिकली पब्लिश करना होता है। बाकी कंपनीज को, जनता को एनुअल रिपोर्ट बना के देने की जरूरत नहीं है। एनुअल रिपोर्ट क्या होता है? बेसिकली बैलेंस शीट, P&L, ऑडिटर की रिपोर्ट, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट का एक सेट होता है। देखा होगा आपने, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड रहा होगा आपका 11th-12th में। तो एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिकली किसकी अवेलेबल होती है? लिस्टेड कंपनी की। और लिस्टेड कंपनीज के ऊपर 2017 से हौले हौले क्या लगना शुरू हो गए थे दोस्तों? इंडेस। तो आज की तारीख में जो एनुअल रिपोर्ट मार्केट में अवेलेबल है वो ज़्यादातर लिस्टेड कंपनी की है, और अगर लिस्टेड कंपनी की है तो वो इंडेस फॉलो करती है। इस कारण से आज आप कोई भी एनुअल रिपोर्ट देखोगे, लिस्टेड कंपनी की कोई भी बैलेंस शीट देखोगे, तो वो शेड्यूल 3 के कौन से डिवीजन के अनुसार होगी? इट विल बी बेस्ड ऑन डिवीजन 2, यानी जो लोग इंडेस फॉलो कर रहे हैं। 2016 हमारे पास वो साल था जहां लिस्टेड कंपनीज भी सारी क्या फॉलो कर रही थी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके लिए मैं चाहता था कि मैं आपके सामने कोई प्राइवेट कंपनी की जिसकी मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट है, वो आपको बता दूं। तो ऑब्वियस सी बात है वो इतनी सिस्टमैटिक नहीं मिलेगी जैसे आपको इस तरह की कंपनियों की मिलेगी। तो इसके लिए मैंने ये वाली बैलेंस शीट आपको शो कर रहा हूँ, जिसमें हम बात कर रहे हैं कब की? 2016, जब ये लोग क्या फॉलो करते थे। इसके बाद से ये लोगों के रास्ते बदल गए और इन्होंने किसकी राह पकड़ ली? इंडेस की। चलिए, तो रेफरेंस के लिए दिया, ऐसे भी अपन अपने पास पूरा फॉर्मेट है, अपन अपना अपने अलग से पढ़ेंगे पूरा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज की अगर अपन बात करें तो पहले कुछ अपन बेसिक प्रोविजंस थोड़े से नोट कर रहे हैं यहाँ पे, उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपको हर जगह ब्रह्मास्त्र यूज करना है, वहां पे सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए नोट्स में जब भी हम कोई चीज लिखेंगे तो उसका एक नोट नंबर डाल देंगे, और ब्रह्मास्त्र में हम साइड में रेफरेंस लिख देंगे नोट नंबर का। तो जब आप रिवाइज करोगे तो सिर्फ ब्रह्मास्त्र रिवाइज करना है, और कोई एडिशनल नोट्स है तो नोट नंबर का रेफरेंस देके अपनी कॉपी से रेफर कर लेना। ये सिंपल सा रूल है। तो सबसे पहले अब अपन समझ रहे हैं एप्लीकेबिलिटी। तो आपको क्या चेक करना है? यू नीड टू चेक, पहला क्वेश्चन हमें क्या समझना है? तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली शेड्यूल 3 एप्लीकेबिलिटी। पहला सवाल। अच्छा, अपन जब क्लास में कुछ भी चीज़ नोट करेंगे तो आप एक कलर कोडिंग ध्यान रखेंगे, और आप लोग भी कृपा करके 3 कलर की पेन ले। रेड फॉन्ट में हम क्या करेंगे? बेसिकली हाइलाइट्स, हेडिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स सब रेड में लिखेंगे।
सारा जो भी हमारा कंटेंट है, डिस्क्रिप्शन है, नोट्स है, वो सब ब्लैक में बनेंगे। कोई नोट्स बनाए जिसको हाईलाइट करना है मुझे, तो उसके ऊपर अपन ऐसे रेड हाईलाइटर लगा देंगे। और जब भी अपन कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमारा किस में बनेगा? ब्लू इंक में। ऑल योर प्रैक्टिकल्स और अदर क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आप जब कॉपी अगर ऐसी बनाओगे तो आपको भी जब आप रिवाइज करोगे तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग 2 नोटबुक्स, क्योंकि क्या होता है सुनने में बहुत अच्छा लगता है 2 बुक बनाओ, एक में कॉन्सेप्ट बुक और एक में क्वेश्चन आंसर्स, पर कॉन्सेप्ट बुक मैं ही दे रहा हूँ आपको तो बनाने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी कितना भी दे दो आप, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा नोटिंग की। कई बार स्टूडेंट डाउट पूछता है समझाने के लिए एग्जाम्पल्स, तो कलर कोडिंग यूज करोगे तो आपको कॉपी में एकदम सिस्टमैटिकली पलटाते समय दिख जाएगा कि अच्छा यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ब्लू में मिल जाएगा। ऐसा डिस्क्रिप्शन प्लस अगर मैं क्लास में कोई एग्जाम्पल्स लूंगा तो उसको भी मैं ब्लैकिंग से ही रखूंगा। यानी ब्लू इंक में अपन सिर्फ क्या करेंगे, जो अपनी क्वेश्चन एंड आंसर बुक के क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे ना, वो सिर्फ ब्लू इंक में, बाकी सब ब्लैक में। और इसके अलावा रियली अपन क्या करेंगे, फॉर एनी अदर मैटर्स वील यूज बारबी पिंक फॉर एनी अदर मैटर्स। बस इतना सा। तो आप कोशिश करके मिनिमम 3 कलर की पेन लाएं। आप बारबी पिंक की जगह ग्रीन ले आएं जो आपको इजीली मिल जाए, बट कृपा करके अपनी कॉपी बहुत सिस्टमैटिक बनाएं। कॉपी ऐसी होना चाहिए कि आपको 4 लोग देख के बोले ही नहीं क्या कॉपी बनाई है। आपको 4 साल तक इच्छा ही नहीं हो कॉपी छोड़ने की, अरे सर तब तक तुम फाइनल बाहर हो जाएंगे, अरे उसके लिए नहीं, मतलब ऐसा लगाव हो जाए तुमको। तो शेड्यूल 3 की एप्लीकेबिलिटी क्या है? आपको सबसे पहले ये पूछना है वेदर कंपनी इज फॉलोइंग इंड एस। मैं बोलता हूं नो सर, मैं बोलता हूं यस सर। तो अगर कंपनी फॉलो इंड एस कर रही है तो उसे क्या फॉलो करना है? शेड्यूल 3 डिवीजन 2। अगर वो इंड एस फॉलो नहीं कर रही है तो वो क्या फॉलो कर रही होगी? 2 ही सेट ऑफ स्टैंडर्ड होते हैं। इंड एस नहीं कर रहे हो तो एएस ही फॉलो कर रहे होगे, और अगर आप एएस फॉलो कर रहे हो तो आपको क्या पूछना है? कहीं आप बैंकिंग, इंश्योरेंस या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एग्जम्प्टेड फ्रॉम शेड्यूल 3 कंपनी तो नहीं हो? मैं कहता हूं हाँ, तो आपके ऊपर शेड्यूल 3 ही नहीं लगेगा, कोई भी डिवीजन नहीं लगेगा। एनए जब भी लिखूं नॉट एप्लीकेबल, फिर मैं बोलता हूं नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तो फिर आप लोग क्या फॉलो करेंगे? शेड्यूल 3 डिवीजन। यहां पे अगर आप एनबीएफसी होते हो तो आप शेड्यूल 3 का डिवीजन 3 फॉलो कर। सर क्या हमें इसको इतना ज्यादा बारीकी से पढ़ना पड़ेगा? बॉस एमसीक्यू है तुम्हारे सिलेबस में, समझते हो तुम एमसीक्यू का मतलब? कुछ भी पूछेगा, और ये सब तुम्हारे मॉड्यूल में दिया है। तो जहां भी एमसीक्यू प्रोन चीजें आएंगी ना, जिसमें पॉसिबल है कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सके, तो उसको बहुत सिस्टमैटिकली करना है, क्योंकि वहां पे तो 30 में से 30 स्कोर करना है बॉस, टारगेट है अपना। और बचे हुए 70 में फिर अपनी मेहनत है, जितनी ज्यादा मेहनत उतने ज्यादा मार्क्स। क्योंकि एमसीक्यू के बाद तो अब यार अब अगर एडवांस अकाउंटिंग में स्कोर नहीं करेंगे तो क्या है फिर? और वो भी ऐसा एमसीक्यू जिसमें नेगेटिव मार्क ही नहीं है, या किस्मत चल गई तो नहीं, ऐसा नहीं है, किस्मत मेहनत करने वालों की चलती है। चलो ये कहानी हो गई, तुम्हारी समझ में आ गया, तुमको एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गई। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है ये चलो
तो विद दिस पर्टिकुलर बैकग्राउंड नाउ लेट्स गेट गोइंग गाइस एंड शुरुआत करते हैं किसकी, शेड्यूल 3 डिवीजन 1 जिसे कहते हैं एज बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलिए, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 129 कहता है कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बनाने हैं तो शेड्यूल 3 के अनुसार बनाना पड़ेंगे, अनलेस अगर आप बैंकिंग, इंश्योरेंस और एग्जाम्प्टेड कंपनी हो, और आप अगर एएस फॉलो कर रहे हो तो आपको शेड्यूल 3 डिवीजन 1 फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इंडेस फॉलो कर रहे हो तो या तो डिवीजन 2 या डिवीजन 3 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब मैं आपके सामने यहाँ पे एक मस्त सवाल पूछता हूं दोस्तों, लेट्स ट्राई सम एमसीक्यू। आप लोगों ने सेक्शन 8 कंपनी सुना है क्या? अ कंपनी दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट्स, उसका उद्देश्य प्रॉफिट्स कमाना नहीं है। वेदर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ शेड्यूल 3 डिवीजन 1 if it is following accounting standards। ये सवाल है आपसे। ट्राई करते हैं अपन क्लास में, अपन मस्त एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले दोस्तों, और ये एमसीक्यू आपको बढ़िया स्क्रीन पे ऐसे दिखेंगे जो लाइव वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, एंड जीडी वाले बच्चों को ऐसे दिखेगा, बोर्ड नोट्स में आगे आपको इसका एमसीक्यू लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ताकि आप बाद में रिवीजन के दौरान भी मस्त प्रैक्टिस कर सको। नो प्रॉब्लम, वो सोया हुआ। चलिए दोस्तों बताइए, व्हाट से क्या बोलते हैं आप? आज फर्स्ट डे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा इन एमसीक्यूज को। तो ये क्लास में एमसीक्यूज आते क्या? जी हाँ सर। और कैसे? आपको सिंपली क्या करना है इन एमसीक्यूज में, यू जस्ट नीड टू डिश डाउन, क्लिक करो उस पर, तो आपको क्या आएगा, पॉपअप खुलेगा, और पॉपअप में आपको क्वेश्चन दिखेगा, उसमें मस्त क्लिक करने का तो आपको आंसर दिखेगा। ये सब आपकी फास्ट की ऐप पे, विंडोज़ में आप देख रहे हो या मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप में देख रहे हो, सारे में सुविधाएं अवेलेबल है। तो सवाल का जवाब क्या है, क्या मुझे मैं एस फॉलो कर रहा हूँ और मैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी हूँ, तो क्या मुझे इस पर्टिकुलर केस में डिवीजन 3 शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 फॉलो करना पड़ेगा? अनफॉर्चुनेटली आज किस्मत तेज नहीं है दोस्तों, क्योंकि आंसर है यस, करना पड़ेगा। क्योंकि आपको स्पेसिफिकली क्या बोला है कि वो सारी कंपनियां जो एग्जाम्प्टेड है उनमें सिर्फ 2 ही कंपनियां मैंने बताई आपको, बैंकिंग और इंश्योरेंस। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी को एग्जाम्प्ट करे तो बात अलग है। इसका मतलब सिंपल सा है क्या, कि बाकी सारी एंटिटीज़ को क्या करने का है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना हाँ पड़ेंगे। तो सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनियां होती है जो प्रॉफिट के लिए नहीं होती है। तो शेड्यूल 3 कहता है कि उन लोगों के ऊपर भी शेड्यूल 3 लगेगा, बस फर्क इतना होगा कि वो लोग अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह उसका नाम स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख देंगे, और उस कारण से उनका जो प्रॉफिट और लॉस आता है आखिरी में, उसकी बजाय क्या लिखा हुआ आएगा, सरप्लस या डेफिसिट। देखेंगे अपन आगे। क्या गवर्नमेंट कंपनीज को शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ेगा? तो देखो, मैंने जब बोला ना कंपनी को फॉलो करना है जो एएस फॉलो कर रही है और बैंकिंग और इंश्योरेंस छूट गई, इसका मतलब फिर तुम्हारे सामने किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि तुमको बोला जाए गवर्नमेंट कंपनी है विच इज इनटू द बिजनेस ऑफ टेलीकॉम, तो क्या बीएसएनएल जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है उसे क्या शेड्यूल 3 डिवीजन 1 फॉलो करना होगा अगर वो एएस फॉलो करती है? तो हम बोलेंगे करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ कंपनी एंड इट इज़ नॉट अ बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी एंड इज फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसके ऊपर डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है। बस खत्म। चलिए एक और बात, अगर आपकी कंपनी की एक भी सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर या एसोसिएट है तो फिर आपको 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होते हैं। पहले को बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरे को बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? तो अगर आप इसकी रिपोर्ट देखोगे तो इन दिस पर्टिकुलर केस आप देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सब क्या है? ये सब कंपनी के खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जिसे हम कहेंगे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या है, लेट्स से फेसबुक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, पर फेसबुक की सब्सिडरी इंस्टाग्राम तो वो एक कंसोलिडेटेड कंबाइंड भी बनाएगा जिसमें वो इंस्टाग्राम की इनकम एक्सपेंस भी जोड़ देगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, उसके साथ में उसके जियो उसकी सब्सिडरी है, मुंबई इंडियंस भी उसकी सब्सिडरी है,
रिलायंस रिटेल है, वो सब के साथ कंसोलिडेट करके एक और बनाएगी। इसमें ये अलग अलग लीगल एंटिटीज हैं, बट उसके बावजूद भी हम इन सब के साथ क्या करेंगे, कंसोलिडेट करके एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ये आप पहली बार बनाएंगे दोस्तों, और ये बनाए जाते हैं AS 21, 23 और 27 के अनुसार, जिसके लिए आपको याद हो तो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको बताया था कि बाकी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तरफ और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दूसरी तरफ। तो अगर आप इसमें रिपोर्ट में देखोगे तो जब मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में जाता हूँ, जो अभी अपन ने ओपन करी थी, तो ये क्या दिखा था हमें, बैलेंस शीट ये कौन सी है, स्टैंडर्ड। लेकिन इफ इन केस अगर मैं आपको दिखाऊं बस एक क्विक झलक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो एक सेपरेट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैलेंस शीट बनती है। देखो आप, दिख रहा है, ये अलग है। और इस बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, हमारी सारी सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट कंपनीज को जोड़ के बनाते हैं। आपके सिलेबस में ये भी अभी हम जो भी सब पढ़ रहे हैं वो इसके लिए पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग ऑल फॉर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि कंपनी के खुद के। तो उदाहरण के तौर पे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको लेना है तो आप ये ले लीजिए, फॉक्सवैगन एक कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है स्कोडा। तो फॉक्सवैगन जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी ना, तो वो सिर्फ उसमें उसकी खुद की इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट दिखाएगी। और स्कोडा में उसने शेयर खरीदे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ स्कोडा जितने पे खरीदे हैं वो दिखा देगी। पर वो एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी जिसमें उस स्कोडा के भी इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी जोड़ के बना देगी। तो उसको 2 बैलेंस शीट, 2 P&L, 2 नोट्स टू अकाउंट्स, 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेंगे, और वो सब एनुअल रिपोर्ट में लगेंगे। और ये आपके सिलेबस में भी कवर्ड है। तो वो जो दूसरा वाला पार्ट है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, कंसोलिडेशन वाला। अभी हम सिर्फ कौन सा वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ो। चलिए, नो डाउट्स, बढ़िया। अभी जो पीछे लिखा था उसको अपन डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल 3 का स्ट्रक्चर बता देता हूं। शेड्यूल 3 में बेसिकली 2 ही चीजों के फॉर्मेट दिए गए हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी चीजों में सिर्फ इंस्ट्रक्शन की बैलेंस शीट कैसे बनाना है, P&L कैसे बनाना है, कि इंस्ट्रक्शन, प्लस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है, और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है। हमारा जो पढ़ने का सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, हम सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ेंगे विथ इट्स इंस्ट्रक्शन, फिर अपन P&L का फॉर्मेट पढ़ेंगे विथ इट्स इंस्ट्रक्शन, फिर अपन जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। और कंसोलिडेशन वाला पार्ट तो अपन अभी नहीं, वो बाद में पढ़ेंगे, कब, जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर करें। ये जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, ये लिखे हुए भी नोट्स अपलोड हो जाएंगे और आपको मिल जाएंगे। हालांकि आप देख पाओगे, डाउनलोड नहीं कर पाओगे। फर्स्ट चैप्टर के डाउनलोडेबल भी होते हैं, आगे से सब देख पाएंगे आप। तो कभी कोई नोटिंग मिस भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, पर अपन साथ साथ में ही कर लेंगे, कोशिश यही करना है। तो अभी अपन बहुत सारे ज्ञान गणित को नहीं समझते, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह, ये थ्योरी है बाद में। पहले सबसे पहले अपन किससे शुरू करेंगे, हमारे बैलेंस शीट के फॉर्मेट से। बैलेंस शीट का फॉर्मेट अब शेड्यूल 3 ने जो दिया है वो कैसा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग यहां से वाकई अब अपना डिस्कशन अकाउंट्स वाला शुरू हो रहा है। अभी तक तो अपन जो भी डिस्कस कर रहे थे वो क्या था, थोड़ा सा लीगल प्रोविजन ज्यादा था। अब अकाउंट्स का रियल डिस्कशन स्टार्ट होता है दोस्तों। हेलो, तो अब अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे सबसे पहले टॉपिक की, और वो टॉपिक क्या है, द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट विच इज to be used in preparing balance sheet of a company
which is following accounting standards. ये फॉर्मेट अगर आप ब्रीफली देखेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, let's say X Limited. Balance sheet is always prepared as on date. और रफली ये फॉर्मेट कैसा दिखेगा? तो इस फॉर्मेट में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी इक्विटी और लाइबिलिटी साइड, जिसे पहले हम सोर्सेज ऑफ फंड्स कहते थे कि पैसे आए कहां से हमारे पास. जिसमें फर्स्ट वी विल हैव इक्विटी, जिसमें फर्स्ट वी विल हैव शेयर कैपिटल एंड देन रिजर्व्स एंड सरप्लस. शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट, ये सब जमाने भर की बातें. अभी मैं डिटेल फॉर्मेट नहीं दिखा रहा हूं, अभी मैं आपको एक ब्रीफ फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूं. इसके बाद में देन वी विल हैव नॉन करंट लाइबिलिटीज, जिसके अंतर्गत वी विल हैव व्हाट, बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, प्रोविजंस, जमाने भर की चीजें, एंड देन करंट लाइबिलिटीज, जिसमें वील हैव ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, प्रोविजंस, जमाने भर की चीजें. ये हमारा कौन सा साइड हो जाएगा? द लाइबिलिटी साइड, which will be then followed by the asset side. अगेन asset side की अगर मैं बात करूं तो I will first have non-current assets, जिसके अंतर्गत I will have let's say PP and intangible assets. PP property plant equipment, आई है intangible assets, investments, जमाने भर की चीज़. And then current assets होंगे, और उसके अंदर once again I will show things like let's say inventories, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सुना होगा अगर आपने ये सब. फिर कंटिजेंट लाइबिलिटीज होंगी, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, जिसमें हम इन सब की डिटेल देंगे, स्टफ लाइक दिस. रफली ये फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे. जबकि पुराने जमाने में ये फॉर्मेट नहीं होता था, पहले फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता था. अब मेरा आपसे पहला सवाल तो यह है कि इस फॉर्मेट में आपके सामने अब एक एक करके मैं क्वेश्चन रख रहा हूं, आप मुझे बताना आपके हिसाब से इसका जवाब क्या है. ये सब एमसीक्यूज है, क्लिकेबल है, जो दिखेगी आपको टेक्स्ट उसको क्लिक करना, ओपन होएगा और वहां पे प्रैक्टिस करना, ट्राई करना. तो मैं आपसे सबसे पहले सवाल क्या पूछ रहा हूं. कंपनी हैज इशूड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विच इज टू बी redeemed in next 6 months. Where to show this preference share capital in balance sheet as per Schedule 3 Division 1. और अब से मैं नहीं लिखूँ as per balance sheet as per Schedule 3 Division 1, तो आप समझ जाना कि मैं उसी के अनुसार पूछ रहा हूँ क्वेश्चन आपसे. ए, इक्विटी हेड में, बी नॉन करंट लाइबिलिटीज में, सी करंट लाइबिलिटीज में. थोड़े से एब्रीविएशंस यूज किए मैंने, आई होप आप समझ जाओगे. ट्राई करिएगा क्वेश्चन. थोड़ा अच्छे से देख पाए इसलिए बड़ा कर दिया मैंने. कहां प्रेजेंट कर पाओगे आप इसे? तो कंपनी ने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया, और ये रिडीमेबल है, इस कारण से ये अगले ही साल रिडीम होने वाले.
इनफैक्ट 6 महीने में। और क्योंकि ये 6 महीने के अंदर रिडीम होंगे तो मेरे सामने सवाल उठता है कि मैं इसे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाऊं। एक लॉजिक आता है करंट लाइबिलिटी में दिखा दूं क्योंकि 6 महीने में रिडीम होना है। एक लॉजिक आता है सर नॉन करंट लाइबिलिटी क्योंकि प्रेफरेंस शेयर है तो लॉन्ग टर्म। और एक आता है सर इक्विटी में क्योंकि ये तो कैपिटल है, ये लाइबिलिटी थोड़ी। और आप देखिए हमारे पास डिवाइडेड आंसर्स। सही जवाब क्या है? क्या बात कर रहे हो सर, इक्विटी इज द राइट आंसर। न्यू कैसे? अब क्या है दोस्तों, अभी जवाब पे फोकस करेंगे ना तो फिर कॉन्सेप्ट्स पे कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो पहले अभी अपन जवाब पे फोकस नहीं करते, पहले अपन कोशिश करते हैं क्या, कुछ क्वेश्चन से अपने दिमाग को पहले तेज करते हैं कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, डिस्कस क्या कर रहे हैं, मुद्दा क्या है। अगला सवाल पूछता हूं आपसे। लेट्स से मैंने क्या किया है, यू कैन सी ऑल्सो व्हाट आई एम टाइपिंग इन द क्वेश्चन। मैंने क्या किया है, आई हैव टेकन अ बैंक लोन टेकन फॉर 500 lakhs to be repaid 100 lakhs every year from next year. How to present in the balance sheet? पहला, नॉन करंट लाइबिलिटी में पूरा 500 लाख, क्योंकि 500 लाख अभी बाकी है और अगले साल से मुझे इसे क्या करना है, रीपे करना शुरू करना है। करंट लाइबिलिटी में पूरा 500 लाख क्यों, क्योंकि अगले साल से रीपे करना है तो अगले साल से ही यानी करंट हो गई। पर नहीं सर, अगले साल अपने को पूरे 500 थोड़ी देना है, 100 देना है। तो 100 को आप दिखा दीजिए करंट लाइबिलिटी में और बचा हुआ 400 लाख नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखा दीजिए। आप बताइए इसमें से क्या सही लग रहा है आपको? अभी आज पहला दिन है, अपन थोड़ा सा हौले हौले आराम से चलेंगे। ये सारे एमसीक्यूज आपके पास ढेर सारे मैंने बना के रखे हैं, सब क्लास में अपन प्रैक्टिस करेंगे। एंड आई विल बी शेयरिंग दीज एमसीक्यूज विथ यू, डोंट वरी। तो इस सिचुएशन में पूरा नॉन करंट या पूरा करंट या 100 और 400, क्या मैं एक ही लोन को, लोन अलग अलग नहीं है, एक ही बैंक से लोन लिया है, क्या मैं एक ही लोन को दो जगह दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा करंट में थोड़ा सा नॉन करंट में? क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेरे बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या कहता है, वो फॉर्मेट कहता है कि भैया लाइबिलिटी दो है, नॉन करंट और करंट। तो क्या एक ही को दो पार्ट में डिवाइड करके दिखाना लॉजिकली ठीक लगता है? विल दैट बी समथिंग विच विल बी पॉसिबल? तो लेट्स सी क्या जवाब आया हमारे पास। ये हमारे टॉप 3 आंसर देने वाले लोग हैं। तो दोस्तों इसमें लीडर बोर्ड भी आएगा, जो 1 2 3 पर आएंगे उनके नाम आएंगे। यानी कि अगर आप रेस में ऊपर 3 पर आए तो इनाम दिखेंगे, चौथे 5वें में रह जाएंगे। ये क्या बात है सर, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, अरे ये लाइव वालों के आनंद है। तो क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने रखा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यूल फाइंड बैंक लोन टेकन 500 और 100 आपको क्या करना है, अगले साल देना है। तो लॉजिकली 100 करंट है और 400 नॉन करंट है। और सबसे सही जवाब कितनों ने दिए कईयों ने, पर टॉप 3 में कौन आएगा? तो लाइव वालों के साथ एक ये भी है कि वो कौन बनेगा करोड़पति खेल सकते हैं साथ साथ। फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट। चलिए इसको मैं अभी अपडेट करा दूंगा ताकि थोड़े से और नाम दिखना शुरू हो जाए, तो हमारे पास एक लार्जर ऑडियंस आए, तो थोड़ा कंपटीशन टफ रहे। इसमें टाइम भी आता है कि बच्चों ने कितने समय के अंदर अंदर आंसर दे दिया। खैर नेवरदलेस दिस इज मोर जस्ट इनफैक्ट ये क्यों इंट्रोड्यूस किया है, ताकि भाई हमको मालूम है क्या कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एमसीक्यूज अब एग्जाम में आ गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। ये सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए ऐप में रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स को भी अवेलेबल है। अब मैं ऐसे आपके सामने ढेर सारे सवाल और लेके आ सकता हूँ, इसमें बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। इसी में अगर मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन और पूछता हूँ, फिर अपन कंसेप्ट पढ़ना शुरू करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारी कंपनी में लेट्स से फॉर एग्जाम्पल क्या है, तो कंपनी हैज, आपने कभी सुना है क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डिफर करती है कंपनी, या शेयर इशू एक्सपेंस कई बार डिफर करके हम खर्चा बुक करते हैं हौले हौले, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हौले हौले खर्चा बुक करते हैं। तो लेट्स से कंपनी हैज discount on issue expenditure of 500 which is to be written off 100 every year। 500 रुपए का मेरा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर का एक्सपेंडिचर है। डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए थे, कर सकते हैं। शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, डिबेंचर हो सकते हैं। हर साल 500 रुपये राइट ऑफ करना है फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, अगले साल से। हाउ टू प्रेजेंट दिस एक्सपेंडिचर इन द बैलेंस शीट। आपको मैं आपके सहूलियत के लिए बता देता हूँ कि इसको असेट साइड में प्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी खर्चा अगर आप पूरा खर्चा आज बुक नहीं कर रहे हो, हौले हौले करोगे, तो जितना खर्चा आज बुक नहीं किया है वो आपका असेट में दिखेगा। जैसे आपने एक मशीन खरीदी 10 लाख की, आज असेट है, धीरे धीरे डिप्रिशिएट होगी, तो डिप्रिशिएट हो जाएगी, असेट कम होते जाएगा। तो पूरा नॉन करंट असेट में दिखाऊँ 500 लाख, या नॉन करंट असेट में मैं दिखाऊँ 100 लाख जो नेक्स्ट ईयर मुझे राइट ऑफ करना है, और सॉरी करंट असेट्स में दिखाऊँ 100, और जो उसके बाद राइट ऑफ करना है वो दिखाऊँ 400। दो ही ऑप्शन देता हूँ। पिछला वाला इतना बढ़िया दिया आपने आंसर, उसके हिसाब से। लेट्स सी व्हाट पीपल हैव टू से हियर। ट्राई करिएगा आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, कैसे प्रेजेंट करोगे आप इसको। लेट मी गिव यू, सर आपने आखिरी बोला था, नहीं मजा आ रहा है तो बोलो, नहीं देंगे। पीपी परचेस्ड, पीपी यानी कि मशीन परचेस्ड 5 years ago and still held for use for next 6 months। हमने पीपी खरीदी थी, मशीन खरीदी 5 साल पहले, और वो अभी भी यूज में है, अगले 6 महीने के लिए उसकी लाइफ बाकी है, एंड देन विल बी सोल्ड। हाउ टू प्रेजेंट दिस, कैसे प्रेजेंट करूं मैं इसे, नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत या करंट एसेट्स के अंतर्गत। चलिए देखते हैं बच्चों ने क्या जवाब दिया है। कंपनी का डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है 500 रुपये का, जिसमें से हर साल में 100 राइट ऑफ करूंगा। तो इसमें उम्मीद थी कि स्टूडेंट आंसर देंगे कि आप 100 रुपये को क्या करें सर, जो अगले साल राइट ऑफ होगा करंट, और 400 को नॉन करंट करो। लेकिन अगर मैं तुमसे इसी की बजाय एक सवाल पूछता कि मैंने एक मशीन खरीदी है 500 रुपये की, और वो मशीन 5 साल तक यूज़ होगी, हर साल 100 रुपये का डिप्रिसिएशन लग रहा है, अगले साल 100 लगेगा और उसके बाद लगेगा, तो क्या आप ऐसा करते कि मशीन को 100 रुपये दिखा देते करंट एसेट में और 400 नॉन करंट में, ये कह के कि भैया अगले साल जो डिप्रिशिएट होगी वो करंट और उसके बाद वाली नॉन करंट। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दैट वुड बी नॉन करंट असेट्स। तो जो प्रीवियस में अपन ने लॉजिक लगाया था वो लॉजिक यहाँ नहीं लगा। अरे बाप रे, एक और, मैंने मशीन खरीदी थी आज से 5 साल पहले, अभी भी यूज़ में आ रही है, पर अब 6 महीने की लाइफ बाकी है, 6 महीने यूज़ करने के बाद मैं उसे बेच दूंगा। अब मैं इस मशीन को क्या अभी भी नॉन करंट दिखाऊं या करंट, तो लॉजिकली तो ये करंट होना चाहिए, क्योंकि हमारी मानसिकता क्या कहती है, हर वो चीज़ जो 12 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाएगी, इनकैश हो जाएगी, वो करंट है, और वो जो 12 महीने में इनकैश नहीं होगी वो नॉन करंट है। तो अब ये 12 महीने में इनकैश हो जाएगी, 6 महीने बाद बेचेंगे, अज्यूम कर रहे हैं कि हाथों हाथ बिक जाएगी, तो ये करंट है। जबकि अगर आप शेड्यूल 3 देखेंगे तो शेड्यूल 3 डिवीजन 1 सब समझाता है करंट क्या है, नॉन करंट क्या है, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये नॉन करंट एसेट होगा। क्यों? क्योंकि पीपी हमेशा क्या होती है, नॉन करंट होती है। तो सर ये जो आप आंसर दे रहे हो ये आप लेके आ रहे हो, हम कैसे लेके आएंगे, बस इसी की शुरुआत करते हैं। इसको पढ़ने के लिए आपको समस्या सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा। तो नाउ द फर्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू डिस्कस टुडे इज बेसिकली और टॉपिक और डिस्कशन ऑन, सबसे पहला टॉपिक आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो बेसिकली क्या है, डेफिनेशन ऑफ करंट एंड नॉन करंट एसेट्स। आज सबसे पहली हमारी डिस्कशन की शुरुआत किससे हो रही है दोस्तों, वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ करंट और नॉन करंट एसेट। ये क्या है करंट और नॉन करंट एसेट, और ये क्यों है? तो ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं कंपनीज के, उसमें आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा,
और आपको बोलेंगे इससे बैलेंस शीट बनाओ, जिसमें आपको चीज़ों को प्रॉपरली क्लासिफाई करना पड़ेगा करंट और नॉन करंट में। तो जब तक आप ये डेफिनेशन नहीं समझोगे तब तक आप आंसर सही नहीं निकाल पाओगे। सर ये तो बहुत ही सिंपल था, अगर आपको ऐसा लग रहा था तो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उससे समझ में आ गया, तो अब अपने को पढ़ने का तरीका समझ में आ रहा है। पहले अपने दिमाग में क्या है, कुछ चीज़ों को पढ़े बिना अपन समझते हैं कि हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है, फिर अपन देखते हैं कि कॉमन सेंस ही कितना रॉन्ग सेंस कई बार हो सकता है, जिसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि पढ़ाई नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन सेंस से आंसर जरूरी थोड़ी ना आएगा, क्योंकि हमें प्रोफेशनल सेंस डेवलप करना है सीए की पढ़ाई करके, ना कि कॉमन सेंस। तो अब जब आप ये पूरा पढ़ लोगे, फिर ऐसे क्या, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो आप बोलोगे हाँ इसमें ये करंट, ये नॉन करंट, इसका ये रीजन है। तब जाके अपन उस स्टेज पे आएंगे कि अपन क्वेश्चंस उठा पाएंगे, कौन से वाले फुल फ्लेजेड, जो 10 मार्क 15 मार्क 20 मार्क के एग्जाम में आ सकते हैं, और वो पूरे क्वेश्चन बिना एक भी गलती के 100% एक्यूरेसी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अपनी अप्रोच क्या होगी, पहले अपन एक एक चीज जो क्वेश्चन में आ सकती है वो पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे, अब सबसे अच्छी बात ये हो गई है दोस्तों कि आपका पूरा सिलेबस किसके ऊपर बेस्ड हो गया। तो पहले क्या होता था, आपके सिलेबस में अकाउंटिंग होती थी, पार्टनरशिप, लिक्विडेशन, इन सब चैप्टर के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं था, कोई कंपनी लॉ नहीं बताता था इनकी अकाउंटिंग कैसे करती है, भलते ही इनकी सालों साल से जैसी अकाउंटिंग चल रही थी वैसी करती थी। शेयर कैपिटल इशू किया, उसकी अकाउंटिंग किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं बताई गई है, कोई कंपनी लॉ में नहीं बताई गई है, एक प्रैक्टिस है चले आ रही है, शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट होता था ना, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, की जनरल प्रिंसिपल जनरली करते हैं, कोई स्टैंडर्ड ऊपर बेस नहीं। अब आपके सिलेबस में जितनी भी चीज़ें दे रखी है, ब्रांच अकाउंट्स आप छोड़ दीजिए, तो सारी की सारी चीज़ों में जो अकाउंटिंग दी है वो कौन सी दी हुई है, जो किसी के ऊपर बेस्ड है, या तो कंपनी लॉ या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अब आप हर चीज़ के पीछे आप ये नहीं बोल सकते ऐसे भी करेंगे तो चलेगा क्या, नहीं, हर चीज़ के पीछे एक बेस है, पहले आप उस बेस को समझोगे, फिर उसके बाद उसकी अकाउंटिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ये अपनी अप्रोच है, मजेदार है, मजेदार लज्जतदार है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं दोस्तों अपन किसकी, करंट और नॉन करंट एसेट्स की, और फिर इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या अपने को कॉन्फिडेंस है या नहीं है। तो सर ये डेफिनेशन कहाँ मिलेगी, अरे कैसे बात कर रहे हो, ब्रह्मास्त्र। चलिए सर, ये नाम अपनी क्या मूवी देख के किया, तो जब मूवी रिलीज हुई थी ना, तो हमने एक प्रोमो बनाया था जिसमें ऐसे ब्रह्मास्त्र की मस्त अपनी किताब आती थी, वैसे वो ऐसा आता था, बेल उससे टकराती भी थी, और आखिरी में लिखा हुआ आता था, ब्रह्मास्त्र फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, रिलीज 3 years ago। मूवी आने के 3 साल पहले से। चलिए इंटरमीडिएट की हमने लास्ट ईयर स्टार्ट करी, और ये तो पहली बार आ रही है क्योंकि कोर्स ही पहली बार आया है, कैसी बात कर रहे हो। आइए, तो डेफिनेशन करंट एसेट्स की यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफ में दी गई है। अगर आपको कभी इच्छा हो कि नहीं सर हमको तो एकदम लॉ में जो दी है वो वाली देखो, वो वाली भी दिखा देता हूँ, लॉ की डेफिनेशन भी आपको मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, तो ये जो भी पढ़ रहे हैं, मैंने अभी क्या बोला, अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अपन मनमर्जी से पढ़ रहे हैं। अब सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, या तो कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफाइंड है। ये ध्यान रखना कि अभी आप जो पढ़ रहे हो ये कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है, अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ रहे हैं। अपना पहला चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स। चलिए, इसे कहते हैं बेटा बेयर एक्ट। बेयर प्रोविजन का मतलब कानून में जो चीज जैसी लिखी है वैसी की वैसी, वर्ड टू वर्ड। सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या हमें बेयर प्रोविजन वैसे का वैसे लिखना है? अगर मैं हाँ बोल दूं तो क्या लिख दोगे क्या? कैसी बातें करते हो, कोई नहीं लिख सकता भाई, मैं नहीं लिख सकता, तुम नहीं लिख सकते, एग्जामिनर जिसने पेपर बनाया वो नहीं लिख सकता। तो हमें क्या करना होता है, कोशिश ये करना होती है कि जो की प्रोविजंस हैं जिसके ऊपर सब कुछ बेस्ड है, जो सब्सटेंस है उस पूरे क्या प्रोविजन के जो कीवर्ड्स कहलाते हैं वो आपके एकदम करेक्ट एक्यूरेट आना चाहिए और इंक्लूड होना चाहिए। बाकी ग्रामर थोड़ी इधर उधर होगी तो चलेगा। आइए, तो ये डेफिनेशन करंट और नॉन करंट एसेट्स की कहां पर दी हुई है? दिस इज गिवन अंडर जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, क्योंकि करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन बैलेंस शीट में ही होता है। पहले एसेट की बात कर रहे हैं।
डेफिनेशन में क्या कहा गया है? ओ माय गॉड, व्हाट इज दैट? डेफिनेशन दी गई है करंट की। एन एसेट शैल बी क्लासिफाइड एज करंट, तो बैलेंस शीट में से आप करंट दिखाओगे व्हेन इट सेटिस्फाइज एनी, इसका मतलब ये जो चार कंडीशन है ए बी सी डी, इनमें से आपने कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल कर दी एनी, तो आप करंट हो। और सर अगर मैं चारों फुलफिल नहीं कर पाया, ऑल अदर असेट्स शैल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट। तो अगर आप एक भी फुलफिल नहीं कर पाए तो फिर आप क्या हो जाओगे? विल बिकम नॉन करंट। यानी डेफिनेशन करंट की पढ़ लो, अगर आप करंट एसेट की परिभाषा में नहीं आ रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली क्या कहलाओगे? नॉन करंट। चलो अच्छा है, अब एक ही डेफिनेशन पढ़नी है। एग्जाम में ध्यान रखना है डेफिनेशन कोट करना पड़ेगी जितना हो सके, एग्जैक्टली उतना, कोई भी आंसर में। इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी ना, अपन ऐसे मार्क भी कर लेंगे, कोई भी कलर से मार्क कर लो, ऐसे रेड से करना चाहिए। तो अपने पास ये चार नियम है। ये चार नियम क्या कहते हैं ये पढ़ते हैं। पहला, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और इज इंटेंडेड टू बी सोल्ड और कंज्यूम्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। है कुछ कुछ बोला है। पहला, इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। शायद इन्वेंट्री गुड्स की बात हो रही है। It is expected to be realized within 12 months after the reporting date. सही मायने में आपके हिसाब से करंट मतलब सिर्फ सी वाला पॉइंट था अभी तक। हम क्या मानते थे? करंट वो चीज जो हमें उम्मीद है कि 12 महीने के अंदर अंदर इनकैश हो जाएगी, वो करंट है। तो इस कारण से अगर पीपी 6 महीने बाद बिकेगी और इनकैश हो जाएगी तो करंट है। तो हमारे दिमाग में करंट और नॉन करंट का लॉजिक एक ही है कि 12 महीने में रियलाइज हो जाए तो करंट है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। करंट में कहा गया है चार चीजों को करंट एसेट में शामिल किया जाता है। आप जो सोच रहे हो वो उन चार में से सिर्फ एक पॉइंट है, उसके अलावा भी तीन चीजें जो करंट क्लासीफाई हो सकती है, और आप तीनों में से किसी भी एक में कवर हो जाओगे तो आपको करंट क्लासिफिकेशन करना ही पड़ेगा। यू विल नॉट हैव अ चॉइस टू क्लासिफाइड ऑल्टरनेटिवली अंडर एनी अदर हेड। यू हैव टू क्लासिफाइड एज करंट ओनली, एंड देन इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट, और आगे बहुत सारी बातें बोली हुई है, उसको समझिए। तो मुझे करंट और नॉन करंट क्लासिफिकेशन समझने के लिए ये चार पॉइंट को डिटेल में समझना पड़ेगा। ये चारों पॉइंट मुझे अच्छे से समझ में आएंगे, फिर उसके बाद मैं बोल पाऊंगा कि यस अब ब्रिंग इट ऑन, लेकर आओ क्वेश्चन, जो लेके आना है लेके आओ, मैं इसका सही से जवाब दे पाऊंगा। फाइनल आंसर लाने के लिए 4 पॉइंट पढ़ना है, तो बड़े हौले हौले आराम से अपन चारों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन एक पेट नेम देते हैं। पेट नेम मतलब आपके और मेरे आपस की बात है, दुनिया के लिए नहीं है। करीना को करीना बोल लो, बेब्बो बोल लो, बात तो एक ही है, पर हर कोई बेब्बो नहीं बोलता है, घर की बात। यानी जब भी मैं किसी चीज पे पेट नेम लिखूं तो आप उसको एग्जाम में मत लग के आ जाना कृपा करके, अपने आपस की बात है। फिर मेरे पास फोन आते हैं चेकर्स के, बोले सर क्या क्या सिखा देते हो बच्चे, क्या क्या लिखते हो, ज्यादा हो गया। तो पेट नेम मतलब सिर्फ डिस्कशन के लिए, एग्जाम में कोट करने के लिए नहीं। तो क्या होता है, बच्चे कई बार इतनी गंभीरता से अपनी क्लास की बात ले लेते हैं कि नहीं सर ने बोला है ना, तो फिर एग्जाम में ये लिखने का है, तो इसलिए इसे पेट नेम बोलेंगे, आपस की बात। तो ये जो पहला वाला नियम है ना, इसे अपन बोलते हैं ओसी रूल। ओसी मतलब ऑपरेटिंग साइकिल रूल है, ऑपरेटिंग साइकिल रूल पहला वाला। दूसरे वाले को नाम देते हैं अपन इन्वेंट्री रूल। तीसरे वाले को नाम देते हैं अपन 12 मंथ्स रूल। चौथे वाले को नाम देते हैं अपन कैश और कैश इक्विवेलेंट रूल।
इसके अलावा इसको नाम रूल ए देंगे, इसे रूल बी बोलेंगे, इसे रूल सी बोलेंगे, इसे रूल डी बोलेंगे। सर एग्जाम में कैसे कोट करेंगे वो आगे की स्टेज है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा सिर्फ कि भैया आंसर ये या वो क्या है, ये भी बताऊंगा कि आंसर एग्जाम में कैसे लिखना है। प्रैक्टिस करेंगे अपन क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले अपन पहला वाला रूल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओसी रूल, ऑपरेटिंग साइकिल रूल। ओसी रूल में क्या कहा गया है? चलिए, इस रूल में ये कहा गया है कि किसी चीज को करंट क्लासिफाई करने के लिए ऐसी उम्मीद होना चाहिए, एक्सपेक्टेड। तो हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सपेक्टेड, कि वो रियलाइज हो जाए या रियलाइज ना हो सके तो एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज। रियलाइज का मतलब क्या होता है? एनकैश्ड, पैसा बन जाए। और अगर वो रियलाइज नहीं हो सके तो इंटेंडेड, मतलब मेरी इच्छा है। एक्चुअल में क्या होता है इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटेंडेड, इच्छा है मेरी, इंटेंडेड कि वो या तो सेल हो जाए या कंज्यूम हो जाए। तो इंटेंडेड टू बी सोल्ड और कंज्यूम्ड। कब? इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। दोनों में से कुछ भी हो गया तो मैं मानूंगा कि वो करंट एसेट है। अब इसको समझने के लिए पहले अपन समझते हैं ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। मैं डिटेल में आपको ऑपरेटिंग साइकिल बाद में समझाऊंगा, पहले ब्रीफ में आप में से कोई बताना चाहे तो बताइए ऑपरेटिंग साइकिल क्या। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आप में से कोई बताना चाहे ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है तो बताइए। दोस्तों, ये अप्रोच डेवलप हो रही है पढ़ने की, क्योंकि अब तुम्हारा सिलेबस, क्योंकि मैंने बताया पूरा स्टैंडर्ड या लॉ में दी गई चीजों के ऊपर बेस्ड है, तो सब इंटरप्रिटेशन बेस्ड है। यानी आप बोल सकते हो आपकी अकाउंटिंग लीगल या स्टैंडर्ड बेस्ड है। अब सब कुछ दिया हुआ है, यानी आप कैजुअली कुछ भी ऐसी जर्नल एंट्री जो पास करते थे वो नहीं कर सकते मन मर्जी से। अभी अपने को क्या करना है, जो भी करना है वो किसी चीज में दिया है कि ऐसे होता है, उसके हिसाब से करने का है। तो ऑपरेटिंग साइकिल ब्रीफ में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि आज अगर आप कोई भी धंधा शुरू करोगे तो आपको कितना समय लगेगा अपने धंधे का एक साइकिल पूरा करने में। मतलब क्या हुआ? लेट्स से फॉर एग्जांपल अपन कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करते हैं, तो आप बताइए आपको कुछ बनाने की इच्छा है तो आप क्या बनाएंगे? बना के बेचना है अपने को, तो क्या करेंगे अपन? तो उदाहरण के तौर पे मैंने बोला सर बनाना बनाना तो छोड़ो, अपने हमारे क्या है अंकल हैं और वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में कोई एक
ड्रिंक मिलती है, बहुत सही रहती है सर। अच्छा, कौन सी ड्रिंक है ऐसी? अरे अरे सर, ऑर्गेनिक ड्रिंक है ऐसी। अच्छा, ऑर्गेनिक। अच्छा, हमें नहीं मालूम था ऑर्गेनिक भी आने लग गई आजकल। अरे सर, एकदम ऑर्गेनिक ड्रिंक है, ग्रेप जूस। बहुत बढ़िया है सर, हमने पिया, आप भी टेस्ट करना, एकदम ऐसी किक्स मिलती है, रेड बुल पीछे पड़ जाए। मतलब भाई कुछ और बात है। बोले अरे अरे नॉन अल्कोहलिक है सर। अच्छा, हमने बोला सर बहुत सही है, अपन उसको यहाँ पर ला के बेचना चाहते हैं। तो मैंने बिजनेस शुरू किया है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से क्या इंपोर्ट करने वाला हूं, अ ग्रेप जूस, एंड आई एम गोइंग टू सेल इट हियर। अब इसी बात है, मैं इसे किसे बेचने वाला हूं, तो आई एम गोइंग टू अपॉइंट डीलर्स, जिनको मैं बेचूंगा, डीलर्स आगे बेचेंगे। तो आपको सबसे पहले ऑर्डर देना पड़ेगा कि भैया एक काम करो, 100 कार्टन भिजवा देना। ये ऑर्डर दिया आपने आज, हो सकता है वो पैसे आज मांगे या 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में मांगे। पर ऑर्डर दिया तो उसने बोला ठीक है भैया, आज ऑर्डर आया तो 15 दिन बाद डिस्पैच होगा। हमने बोला बहुत लेट है, उसने बोला रहने दो, कोई बात नहीं। हम बोला अच्छा चल कर, एक बार हमारा धंधा जम जाए फिर तो हम यही बना लेंगे। तो 15 दिन बाद वो डिस्पैच करेगा। इसे बोलते हैं लीड टाइम टू प्रोक्योर द मटीरियल। इनफैक्ट 15 दिन बाद डिस्पैच करेगा और शिप से आएगा, जहाज में तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो शिप से आएगा तो उसमें 1 महीना लग जाएगा, तो 1.5 मंथ बाद मेरे पास आएगा। ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास आएगा, फिर मैं बेचूंगा तो पहले अपने पास आएगा, गोडाउन में अपन रख देंगे, उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, मार्केट में ढूंढने जाएंगे लोगों को और बेचेंगे। नहीं तो किसी ने बोला हाँ दो, अपने पास माल ही नहीं है। तो मैंने होलसेलर को बोला कि भाई कुछ गुड्स है, मुझे आपको देना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे उसे कम से कम 15 दिन के लिए अपने पास भी स्टॉक का बजट रखना पड़ेगा कि 15 दिन तक तो रखूं। तो 1.5 मंथ, 15 डेज, 2 महीने इसमें हो गए। फिर होलसेलर को मैंने दिया तो उसने बोला ठीक है भैया, आपको रखना है तो रख दो, मैं बेचता हूँ आगे इसको। रिटेलर को दिया, उसने बोला ठीक है रख दो, देखते हैं कंज्यूमर की डिमांड आएगी तो समझेंगे। हमला ठीक है आपको दे देते हैं, ये लो 100 बॉटल, एक बॉटल 100 रुपए की, 10,000 रुपये दे दो। उसने बोला भैया पैसे नहीं देंगे अभी, आप रखना है तो रख जाओ। तो मैंने उसके पास रखा, उसने उसको बेचा। मैंने बोला क्या हुआ, उसने बोला हाँ 1 बॉटल बिकी है। हम रोज फोन लगा रहे हैं, उसने बोला हाँ एक और बिकी है। हम रोज फोन लगा रहे हैं, उसने बोला आज कुछ नहीं बिकी। हमने बोला और फोन लगा, उसने बोला यार ऐसे रोज रोज मत लगाओ। 1 महीने बाद फोन लगा। तो ऐसा करके उसने बोल दिया है हमें कि आप माल भेजोगे, उसके 1 महीने बाद आप पूछना कितना बिका है, फिर हम पैसे देंगे आपको। तो 1 महीने और हो गए। तो 1.5 मंथ्स लाने के, 15 डेज अपना स्टॉक रखने का, फिर उसको सेल करने का, फिर उसके बाद में उसके यहाँ से पेमेंट आने का, ये जो पूरा साइकिल है बिजनेस शुरू करके उस पूरे को कैश में कन्वर्ट करने का, इसे ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। यही सपोज आपका बिजनेस होता टिफिन बना के बेचने का, तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल 1 दिन का हो सकता था। आपका बिजनेस है स्कूल चलाने का, आपका ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल का हो सकता है। सीए इंस्टीट्यूट का बिजनेस है, सीए में बच्चों को सीए की पढ़ाई करा के पढ़ाई से रुकवाने का, तो उनका ऑपरेटिंग साइकिल समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि फाउंडेशन का अलग, इंटर का अलग, फाइनल का। अगर आपका बिजनेस रियल एस्टेट की टाउनशिप्स बना बना के बेचने का है, तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल 5-5 साल का हो सकता है। आप हवाई जहाज बना के बेचते हो, आपका ऑपरेटिंग साइकिल 3-3 साल का हो सकता है। आप गाड़ियां बना के बेचते हो, आपका ऑपरेटिंग साइकिल 6-6 महीने का हो सकता है। आप सेव मिक्सचर बेचते हो, इंदौर के नमकीन फेमस है बहुत दोस्त, कभी आओ इंदौर तो जरूर खिलाएंगे आपको। एज इन स्नैक आइटम्स पैक करके बेचते हो, आपका ऑपरेटिंग साइकिल 1 महीने का हो सकता है। यानी हर बिजनेस के अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल होते हैं। कुछ साइकिल्स कुछ बिजनेसेस के पता भी नहीं पड़ते, जैसे आईसीआई, वहां पे मान लेते हैं कि 12 महीने। तो ऐसा कहा गया है इसमें ही शेड्यूल 3 में कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल किसी बिजनेस का ना बताओ, यानी क्वेश्चन में ना दिया हो, तो आप क्या अज्यूम कर लेना 12 मंथ्स, ऐसा अलग। तो ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालना है वो एक पूरा सेपरेट डिस्कशन है, वो अपन अलग से पढ़ेंगे। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अगर आप ये प्रूव कर दो कि आप ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज कर लोगे उसे, छोड़ो रियलाइज मत करो, अगर आप उसे बेच दोगे या कंज्यूम मात्र भी कर लोगे, तो भी हम मान लेंगे कि आपका ये एसेट क्या है, करेक्ट है। यानी हम सिर्फ क्या चाहते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल में उसका मूवमेंट हो जाए। लेकिन ये बात ध्यान रखना दोस्तों कि दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल ऑन वर्किंग कैपिटल आइटम्स।
ऑपरेटिंग साइकिल आइटम्स, वो आइटम्स जो ऑपरेटिंग साइकिल से कनेक्टेड है। कैसी चीजें होंगी जो ऑपरेटिंग साइकिल से कनेक्टेड होंगी? एग्जाम्पल के तौर पे आपने सपोज एडवांस दिया सप्लायर को, वो आपका असेट है, वो इसमें कवर होगा। आपकी इन्वेंट्री इसमें कवर हो सकती है। आपने कोई खर्चे प्रीपे कर दिए, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस में कवर होंगे। आपके डेटर्स हैं ट्रेड रिसीवेबल, वो इसमें कवर होंगे। पर क्या कवर नहीं होगा इसमें? डेफिनेटली इसमें फिक्स एसेट्स पीपी कवर नहीं होगी। आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है वो कवर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका ऑपरेटिंग साइकिल से कोई लेना देना नहीं। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत कैश फ्लो सुना हो, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो नहीं भी सुना है तो कोई बात। ऑपरेटिंग आइटम से रिलेटेड जो चीज़ है वो तो, जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपने लोन लिया उस पर ये नहीं लगेगा, ऑपरेटिंग साइकिल रूल नहीं लगते हैं। तो अपन चाहें तो ये भी नोट कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल रूल इज नॉट एप्लीकेबल और रेलिवेंट फॉर व्हाट? इन्वेस्टमेंट्स, पीपी, अनलेस आपका बिजनेस ही इन्वेस्टमेंट का है तो बात अलग है। पीपी आइटम्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फिक्स एसेट्स जिसे आप कहते थे, लोन्स, इवन वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया है तो उसे फाइनेंसिंग मानते हैं। तो अभी छोड़ो, वर्किंग कैपिटल लोन की बात नहीं करता मैं, उसको रहने दो, ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा। लोन्स लिख दो, अभी मैं बता दूंगा वर्किंग कैपिटल लोन के बारे में, लोन्स एक्सेट्रा। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उधार लेना, ये आपकी इन्वेस्टिंग है, ऑपरेटिंग नहीं है। तो इनके लिए ये जो अपन रूल ए पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल वाला, ये रूल का रेलेवेंस नहीं है। तो अगर कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इस इन्वेस्टमेंट को कैसे क्लासिफाई करोगे, तो उस पर रूल है, सोचना ही मत। बी सी डी में जो रूल लगेगा उसके हिसाब से जवाब देना। तो सारे रूल सारी आइटम्स पे, सारी एसेट्स पे लगे ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो अपने को ये समझ में आ गया कौन सी चीजों के ऊपर ये रूल नहीं लगेगा, कौन सी चीजों के ऊपर ये रूल लगेगा। ये रूल क्या कहता है? अगर वो एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड है या इंटेंडेड टू बी सोल्ड और कंज्यूम्ड इन द ऑपरेटिंग साइकिल है, तो आप मान लीजिए वो करंट है। लेट मी टेक द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हियर। ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। मैं कहता हूं आपसे 1 जनवरी 2023 में मैंने एक क्रेडिट सेल्स करी 50,000 की विद अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 15 months। हाउ टू क्लासीफाई? अच्छा, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे अगर, तो बैलेंस शीट क्या रोज बनती है? नहीं, ईयर एंड पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल ईयर एंड पे 31 मार्च पे। तो हाउ टू क्लासीफाई दिस ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2023 इन द बैलेंस शीट? तो हमें क्लासिफिकेशन इस तारीख पे नहीं समझना है, हमें क्लासिफिकेशन कब समझना है? 31 मार्च 2023। अभी इसको मैं क्या कर देता हूँ, लेट्स से क्रेडिट पीरियड में कर देता हूँ इसका 16 मंथ्स फॉर सम रीजन, 15 भी बताऊंगा आगे। 16 महीने का है। कैसे क्लासिफाई करोगे? 31 मार्च 2023 को, यानी कि 3 मंथ्स लेटर बैलेंस शीट में। इफ पहला क्वेश्चन है जिसमें मैं बोलता हूं ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनी इज, केस 1 18 मंथ्स है, केस 2 15 मंथ्स है। आप इसे कैसे क्लासिफाई करोगे? क्रेडिट सेल है और क्रेडिट पीरियड कितना दिया हुआ है? 16 मंथ्स। मेरी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल क्वेश्चन में कितना दिया है?
18 months। और दूसरा क्वेश्चन है कि 15 महीने अगर ऑपरेटिंग साइकिल होता तो क्या होता। आप बताइए आंसर क्या होता। सिंस ट्रेड रिसीवेबल are expected to be realized within the operating cycle of 18 months, as credit period is 16 months only, hence current asset। सही है ना। क्योंकि एक्सपेक्टेड है भैया, क्रेडिट पीरियड में मिल जाएगा। क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन मान लेंगे 16 महीने में पैसा मिले। अब सेकेंड पार्ट, सिंस क्रेडिट पीरियड इज मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल, कितने का है क्रेडिट पीरियड आपका 16 मंथ्स, और ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है बेटा 15 मंथ्स, हेंस इट इज अ नॉन करंट एसेट। यहां पे कई बार स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, कि सर 31 मार्च 2023 से जो रिमेनिंग क्रेडिट पीरियड है दैट इज, देखो हमने इसे 1 जनवरी 2023 में बेचा था 16 महीने के क्रेडिट के साथ, हेंस बैलेंस शीट की जो डेट है आपकी 31 मार्च 2023, 13 महीने का क्रेडिट पीरियड बाकी है, पेंडिंग है, विच इज लेस देन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 15 months, hence current asset। this is not correct, गलत है ये। एज ये जो अभी अपन रूल है ऑपरेटिंग साइकिल वाला पढ़ रहे हैं, वी चेक if the asset is expected to realize or intended to be consumed or sold within the operating cycle। कब से, from the date it is recognized in the financial statements and not बैलेंस शीट डेट से, क्योंकि कहीं पे भी लिखा ही नहीं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में एमसीक्यू नहीं क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों एग्जाम के, और आपने समझो गलत कर दिया, एक मार्क इधर उधर हो गया। और 1 मार्क की कीमत सीए स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं जानता। तो जिस दिन से इसे बैलेंस शीट में हमने रिकॉग्नाइज किया है उस दिन से देखना है। क्यों ऐसा कैसे बोला आपने, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है। देखो दोस्त, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और इंटेंडेड फॉर सेल इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। इसका मतलब आपको कब से देखना है, जिस दिन आपकी बुक्स में एसेट आ रहा है। जबकि आप देखो थर्ड वाले रूल में साफ साफ दिया है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, यानी बैलेंस शीट डेट। तो थर्ड रूल बोलता है बैलेंस शीट डेट से आपको चेक करना है। अभी थर्ड रूल नहीं पढ़ रहे, एक एक करके पढ़ेंगे। अभी फर्स्ट रूल पढ़ा है, तो फर्स्ट रूल में पहला क्या नियम है, नियम है कि आपको चेकिंग कब से करना है, यू हैव टू चेक फ्रॉम द डेट व्हेन इट इज रिकॉग्नाइज्ड। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम टिप दे देता हूँ कि अगर एग्जाम में
क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ना हो कि सेल कब की है, सेल डेट क्या है, देन आप ऐसा अज्यूम कर लेना कि इट इज सोल्ड ऑन बैलेंस शीट डेट ओनली। क्रेडिट सेल की डेट क्या है, तो आप मान लेना कि सेल की डेट बैलेंस शीट डेट है। ये क्या है, क्वेश्चन आएंगे आगे तब डिस्कस करेंगे, अभी नहीं भी करोगे तो चलो। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, हमें सारे कंसेप्ट आते हैं फिर भी क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे कंसेप्ट में कमी थी, क्वेश्चन इसलिए नहीं सॉल्व होता क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन में कमी थी, और इन्फॉर्मेशन में कमी होने के कारण फिर क्या होता है, अपन गलत कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे अजम्पशन लेना होते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हमारे अजम्पशन जैसे अजम्पशन आईसीआई लेते आया है पास्ट में, हम वैसे ही लें। क्योंकि अगर आपका अजम्पशन आईसीआई के अजम्पशन से मैच नहीं खाया तो आंसर नहीं मिलेंगे, सॉरी मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि इंस्टीट्यूट पेपर कैसे चेक कराता है, ये आंसर है भैया और ये पेपर है, इसके हिसाब से चेकर चेक करके आंसर दे देता है, उसको इतना दिमाग नहीं लगाता कि अल्टरनेट आंसर भी सही हो सकता है। कुछ केस में अल्टरनेट आंसर इंस्टीट्यूट भी दे देता है कि दोनों आंसर सही मान ले, पर जो आमतौर पे होता है अपन वो फॉलो करेंगे। तो अभी इस भूल के भी ये मत सोचना है डिस्कशन शुरू इनफैक्ट कंप्लीट हो गया है, अभी ये शुरू भी नहीं हुआ है, और ऐसे काफ़ी डिटेल में अपने को चर्चा करना पड़ेगी करंट और नॉन करंट की, तब जाके अपन कंक्लूड कर पाएंगे कि किसके करंट और किसे नॉन करंट। फिर अपन लिस्ट ऑफ 1 10 15 20 25 आइटम लेंगे और फिर डिस्कस करेंगे इसमें क्या करंट है और क्या नॉन, तब जाके अपना डिस्कशन कंप्लीट होगा दोस्तों। अभी हम यहीं पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं क्लास का, एंड देन वी विल टेक अप द बैलेंस पार्ट नेक्स्ट। तो उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।